Good morning, everyone. How are you all? I am also well. Hope you all are also doing very well. हमने अभी तक डिडक्शंस के 3 पार्ट देख लिए हैं, जिसमें हमने कुछ सेक्शंस खत्म कर दिए हैं. मैं उन सेक्शंस के एक बार आपको नाम पुटअप कर देता हूं. सबसे पहला हमने शुरू किया था कहां से? सेक्शन 80C से, और उसके बाद हमने लिया था 80CCC, जो कि था LIC पेंशन फंड का. इसके बाद हमने देखा 80CCD1, जिसमें 2 लोग कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, एक एम्प्लॉय भी और एक सेल्फ एम्प्लॉयड भी. मैक्सिमम 10% ऑफ सैलरी का रूल था एम्प्लॉय के लिए, सैलरी मतलब बेसिक प्लस DA, और 80EE में जो था वो 20% ऑफ GTI का रूल था. इन तीनों के ऊपर जो सेक्शन लगने वाला था वो था 80CCE, जो बोलता है कि एग्रीगेट डिडक्शन हम 1.5 लाख से ज़्यादा 1,50,000 से ज़्यादा नहीं देंगे इन तीनों सेक्शन का. नेक्स्ट उसके बाद आपने देखा 80CCD1 भी, जो कि एडिशनल डिडक्शन देता है NPS की, नेशनल पेंशन स्कीम की, मैक्सिमम 50,000. नेक्स्ट फिर आपने देखा 80CCD सबसेक्शन 2, जो कि था एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन NPS का. इसकी भी मैक्सिमम लिमिट कितनी देखी हमने? वही 10% ऑफ सैलरी. अच्छी बात, ध्यान रखने वाली बात, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन पहले आपकी सैलरी का पार्ट बनेगा. फिर 80CCD के बाद हमने देखा 80DD, इसके बाद हमने देखा 80DDB. DD नाम से डिपेंडेंट डिसेबल है ना, इंडिविजुअल अपने किसी भी डिपेंडेंट डिसेबल के लिए डिडक्शन ले रहा है, और ये फिक्स डिडक्शन है. 2 तरह की फिक्स डिडक्शन है इसमें, एक 75,000 और एक 1,25,000. 80DDB बीम फॉर बीमारी, गंभीर बीमारी हो गई है आपको, सीरियस बीमारी के लिए गवर्नमेंट ने रूल बनाया था 40,000 और एक्चुअल एक्सपेंसेस विच एवर इज लेस, और अगर आप सीनियर सिटीजन तो 1 लाख और एक्चुअल एक्सपेंसेस विच एवर इज लेस. नेक्स्ट फिर आपने 80E देखा, जो कि था इंटरेस्ट का पोर्शन ऑन एजुकेशन लोन. नेक्स्ट देखा आपने 80EE. 80EE आपको 24B के अलावा एक्स्ट्रा 2 लाख के अलावा एक्स्ट्रा डिडक्शन देता है इंटरेस्ट की, जो कि है मैक्सिमम 50,000. और इसकी खास बात थी कि लोन सैंक्शन होना चाहिए प्रीवियस ईयर 16-17 में. क्लियर? 80EE क्या था बेटा, बोलो वापस से एक बार. 80EE इसमें भी सेम वही 24B के अलावा है, पर लोन सैंक्शन होना चाहिए प्रीवियस ईयर 19-20 में, और कुछ डिफरेंसेस भी मैंने आपको इसके नोट करा था. मैक्सिमम डिडक्शन मैक्सिमम जो है वो है 1,50,000. ये सारे सेक्शंस आपने देख लिए थे. हमने एक सेक्शन छोड़ा है अभी, वो है 80D. इसको देखते हैं अभी जस्ट हम. इसके पहले और 2 छोटे छोटे सेक्शन मैं आपको बता रहा हूँ. 2 छोटे छोटे सेक्शन है हमारे पास, 80TTA एंड TTB. बीच के सेक्शन छोड़ते हुए अभी हम आ गए हैं 80TTA और TTB. अच्छा, बीच के और कौन से सेक्शन है उसकी भी लिस्ट बता देता हूँ. एक 80D हमको देखना है, इसके बाद 80G, 80GG, ये 2 और देखने हैं. 2 सेक्शन है, GGB GGC, वो भी देख ही रहे हैं. बड़े सेक्शंस बता रहा हूँ पहले में. इसके अलावा आपको देखना है 80JJAA. ये मेजर 4 सेक्शंस हैं, या 3 बोल लें, मेजर 3-4 सेक्शंस हैं जिनको देखना है. छोटे छोटे सेक्शन में अभी हाल खत्म कर रहा हूँ, 15 मिनट में छोटे सेक्शन सारे खत्म हो जाएंगे. लाए छोटे सेक्शंस देखते हैं. अच्छा, इसके अलावा और है वैसे 80RRB, QQB, RRB, ऐसे 2 सेक्शंस और हैं. तो टोटालिटी में अब हम ये देखेंगे. उसके पहले 2 छोटे छोटे से सेक्शन जो हमको हर जगह काम आ सकते हैं, हर जगह ये अप्लाई हो सकते हैं, आपको क्वेश्चन पढ़ते से क्लिक होना चाहिए. 2 छोटे छोटे से सेक्शन देखना शुरू करते हैं. लाए, सबसे पहला सेक्शन 80TTA के बारे में है. 80TT और TTB क्या बोलता है? नोटिंग शुरू करें बेटा, तो याद करना पड़ेगा अपने को, याद होता जाना चाहिए. नोटिंग शुरू करें मेरे साथ साथ, डायग्राम ड्रॉ करें ये वाला. 80TTA और 80TTB सेक्शन का नंबर कोड करें. असेसी कौन? और इन दोनों सेक्शंस की पहले हम कंपैरिजन देख लेते हैं, ध्यान से सुनना. असेसी यहाँ इंडिविजुअल भी हो सकता है, HUF भी हो सकता है. यहाँ सिर्फ इंडिविजुअल होगा वो इंडिविजुअल जो क्या है, सीनियर सिटीजन है. सीनियर सिटीजन है तो ऑब्वियसली उसका क्या होना ज़रूरी है? रेसिडेंट होना ज़रूरी है. जबकि यहाँ सबको मिलेगा ROR हो, RNOR हो या NR हो. क्यों? क्योंकि हमने रेसिडेंट भी लिख दिया है और नॉन रेसिडेंट भी. तो इसका इम्प्लाइड मीनिंग क्या निकला? आप ROR को भी दे सकते हो ये सेक्शन, RNOR को भी दे सकते हो और NR को भी दे सकते हो. 80TT भी सिर्फ कौन लेगा? सीनियर सिटीजन ही लेगा. किस चीज का सेक्शन है सर ये हमको समझना पड़ेगा थोड़ा सा, ध्यान से सुनो. अदर सोर्सेज में मान लो कोई इंटरेस्ट इनकम आई. इंटरेस्ट इनकम कौन सी आती है? एक आती है आपने किसी को लोन दे रखा है तो आपको इंटरेस्ट इनकम आती है. एक आती है सबसे इंपॉर्टेंट, वो है बैंक से. बैंक, कोऑपरेटिव बैंक और पोस्ट ऑफिस. यहाँ अगर आपने कुछ सेविंग अकाउंट खुलवा रखे हैं या FDs करवा रखी है
तो उस पर आपको आता है इंटरेस्ट। अब उस इंटरेस्ट की जो इनकम हो रही है, एक तो व्यक्ति इन्वेस्ट कर रहा है, छोटा मोटा सेविंग करके रख रहा है, उस पर जो इंटरेस्ट आ रहा है गवर्नमेंट ने उस पर एक मिनिमम अमाउंट का आपको डिडक्शन परमिट कर दिया। तो क्वेश्चन करते समय क्या ध्यान रखना है टीटीए टीटीबी का, वो ये ध्यान रखना है आपको बात कि क्वेश्चन में आपको कहीं पे वो ये वाला डाटा दे देंगे, इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट, उन्होंने लिख दिया शेड्यूल्ड बैंक। ये इंटरेस्ट कौन से खाते से मिला आपको, किसी शेड्यूल्ड बैंक में आपका अकाउंट है, खाता है, वहां से आपको मिला 6,000 रुपये का इंटरेस्ट, या फिर वो बोल देंगे 12,000 का इंटरेस्ट। मैं दोनों की ट्रीटमेंट बता देता हूँ आपको। एटीटीटीए अगर लगाते हैं हम, तो एटीटीटीए के हिसाब से मैक्सिमम डिडक्शन जो है वो आपकी 10,000 है, 10,000 तक का इंटरेस्ट जो है वो डिडक्शन में आप ले सकते हो। और ध्यान रखना ये डिडक्शन सिर्फ और सिर्फ कौन से अकाउंट के लिए है, सेविंग अकाउंट के लिए है। कैसे मालूम मुझे ये, जब वो बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन अकाउंट अदर देन टर्म डिपॉजिट्स, इंटरेस्ट अर्न अदर देन टर्म डिपॉजिट्स, तो अदर देन टर्म डिपॉजिट मतलब फिर क्या बचा, सेविंग ही बचा। क्लियर। आपका अकाउंट कहां कहां हो सकता है, 3 जगह हो सकता है, एक बैंक में, एक कोऑपरेटिव बैंक में और एक पोस्ट ऑफिस में। तो पहला केस मेरा है कि सपोज आपका जो सेविंग अकाउंट है वो बैंक अकाउंट है या फिर कोऑपरेटिव बैंक में आपका ये अकाउंट है। और मेरा दूसरा केस जो मैं चेंज करूंगा वो करूंगा कि ये जो इंटरेस्ट आपको अर्न हो रहा है, ये इंटरेस्ट अर्न हो रहा है ऑन पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट। इन दोनों में क्या डिफरेंस आएगा मैं आपको समझाने के लिए ये करवा रहा हूँ, छोटा सा पार्ट है, एग्जाम में किसी भी एक लाइन पे आपको डिडक्शन ध्यान रखनी चाहिए, ध्यान रखनी पड़ सकती है। लाइन नोट करें बेटा, ये दो केसेस नोट करो। और ये टेबल नोट करो। चलो एटीटीटी भी क्या बोलता है, इंडिविजुअल सीनियर सिटीजन के लिए ये सुविधा है, रेसिडेंट होना जरूरी है क्योंकि सीनियर सिटीजन है तो रेसिडेंट हो गए। अब देखो यहाँ वर्ड क्या है, यहाँ है इंटरेस्ट ऑन ऑल डिपॉजिट्स, यहाँ था इंटरेस्ट ऑन सेविंग, यहाँ हो गया ऑल। ऑल में क्या क्या आ गया बताओ, सेविंग आ गया, एफडी आ गया, रैकरिंग आ गया, किसी भी तरह का इंटरेस्ट आपके रैकरिंग अकाउंट पे आए कि सेविंग अकाउंट पे आए कि एफडी पे आए। कहाँ डिपॉजिट है, या तो कोऑपरेटिव बैंक में या पोस्ट ऑफिस में। मैक्सिमम डिडक्शन कितनी, 50,000। तो ट्रीटमेंट क्या होगा, ट्रीटमेंट होगा सर पहले तो ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ऐड होगा, उसके बाद ये आ जाएगा आपका कहाँ पे, जीटीआई में, और उसके बाद हम दे देंगे डिडक्शन। अब डिडक्शन देते समय आपके पास दो सेक्शन है, टीटीटीए और टीटीबी। जो सेक्शन लग रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको ये डिडक्शन देनी है। सपोज टीटीए लग रहा है इस वाले केस में तो मैं 6,000 रुपये की पूरी डिडक्शन ले लूंगा, और अगर ये वाला केस है तो मैं यहाँ 10,000 की डिडक्शन ही ले पाऊंगा। अगर एटीटीटी भी होता तो हम दोनों ही डिडक्शन ले लेते क्योंकि ये 50,000 रुपये से कम है दोनों ही इंटरेस्ट के अमाउंट। अब देखो मैंने इस वाले पार्ट को थोड़ा सा अलग किया, किसको, पोस्ट ऑफिस वाले इंटरेस्ट को थोड़ा सा अलग किया। क्यों किया ध्यान से देखना, पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड एक सेक्शन है, सेक्शन 10-15, नोट करो इसको, 10-15 को डायग्राम नोट करो फटाफट, फिर मैं केस समझा देता हूं। इंडिविजुअल अकाउंट में अगर आपके पास कौन सा अकाउंट है, पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट है, बैंक का नहीं, सिर्फ किसका, पोस्ट ऑफिस का। एरो ध्यान से बनाना, ये मैंने पोस्ट ऑफिस के यहां से एरो बनाया है। तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपके पास पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट का, ध्यान रखना वो भी कौन सा, सेविंग अकाउंट, अगर यहां पे भी सेविंग अकाउंट है तो आप यूज कर लेना। इंडिविजुअल अकाउंट है अगर आपका खुद का, आपके खुद के नाम पे, या फिर आपका जॉइंट अकाउंट है जैसे आपका और आपकी मम्मी का, तो एग्जम्पशन दे रखी है यहाँ पे कितनी, 3,500, और यहाँ दे रखी है कितनी, 7,000। तो ये एग्जम्प्ट इनकम है। क्या मतलब है, देखो एग्जम्प्ट इनकम का चेक करते हैं। सपोज क्वेश्चन बोलता है इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस आपको दिया हुआ है 15,000 रुपीज, लो पहला ट्रीटमेंट बोलो सर इसको हम अदर सोर्सेज में ऐड कर देंगे इंटरेस्ट के नाम से 15,000, बिल्कुल सही। बट चूंकि इसमें इनकम एग्जम्प्ट है तो यहीं पे इनकम एग्जम्प्ट करनी पड़ेगी। हम डिडक्शन की बात नहीं कर रहे हैं बेटा, अभी तो हम किसकी बात कर रहे हैं, एग्जम्पशन की बात कर रहे हैं। कितना एग्जम्प्ट है, अगर ये इंडिविजुअल अकाउंट है तो एग्जम्पशन 3,500 है, तो अपन ने 3,500 रुपये यहां से घटा दिया, तो बाहर कितना आया, 11,500। तो जीटीआई में भी कितना ऐड हुआ होगा सर, 11,500 ही ऐड हुआ होगा। अब आपको मान लो डिडक्शन देनी है कौन सी, एटीटीटीए की, तो अपना फॉर्मूला बोलो, इंटरेस्ट और 10,000 रुपीज विच एवर इज लेस, इंटरेस्ट और 10,000 रुपीज विच एवर इज लेस का ये फॉर्मूला है। अब देखो ध्यान से सुनना,
मैं कंपैरिजन किससे करूं इंटरेस्ट का, 15,000 से कि 11,500 से? सर 11,500 से करेंगे। क्यों? क्योंकि इतनी इनकम तो एग्जम्प्ट हो गई, तो फाइनली टैक्सेबल इनकम कितनी हुई? 11,500। उससे कंपेयर करूंगा मैं तो 10,000 को लेस कर दूंगा यहां पर। क्लियर है? समझ में आया कि पहले हम क्या देंगे? स्टेप बी एग्जम्पशन लेस कर, और स्टेप सी आप डिडक्शन भी दे दो। तो आपको दोनों चीज मिल रही है। कौन से वाले अकाउंट पे? पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट। पोस्ट ऑफिस में आपने सेविंग अकाउंट खुलवा रखा है, उसके लिए आपको ये एग्जम्पशन 10-15 की भी लेना है। तो मेरे लिए दो दो चीजें हो गई, एक एग्जम्पशन और एक डिडक्शन। सपोज ये अमाउंट में चेंज कर दूं आपके लिए, ध्यान से देखना। ये अमाउंट मैंने मान लो 12,000 कर दिया, तो 12,000 में से 3.5 घटाओ, कितना बचेगा यहाँ पर? 12 में से घटाओ 3,500 तो बचेगा 8,500। अब कंपैरिजन किससे होगा? 12,000 से होगा कि 8,500 से होगा? सर 8,500 से होगा। तो इसका मतलब यहाँ जो डिडक्शन का अमाउंट आएगा वो आएगा 8,000, पूरा 500, पूरा नील हो गया आपका इंटरेस्ट। देखो इधर से आपने एग्जम्पशन ले ली, इधर से आपने डिडक्शन ले ली। और आपको याद होगा बेसिक्स में मैंने आपको एग्जम्पशन और डिडक्शन का डिफरेंस बताया था। एग्जम्पशन इनकम पे देते हैं, डिडक्शन आपकी जीटीआई में से हो रही है। क्लियर है? दूसरा, एग्जम्पशन पहले दें कि पहले डिडक्शन? सर पहले इनकम कम करना जरूरी है, एग्जम्पशन तो यही बोलती है। मेरी टैक्सेबल इनकम 11,500 ही है, उसके बाद ही तो मैं उस अमाउंट पे डिडक्शन देने की कोशिश करूंगा। तो ये डायग्राम ध्यान से नोट करना कि जब भी एग्जाम में टीटीए वाला केस, मतलब पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक वाला केस दे दे, तो एक तो अदर सोर्सेज की इनकम है, फिर उस पर एग्जाम्पशन देना मत भूलना, वरना जीटीआई गलत हो जाएगी। जीटीआई गलत हुई तो आपका डिडक्शन का अमाउंट भी आप गलत निकालोगे। तो कहने को बहुत छोटा सा पॉइंट है ये, जहां पर एग्जम्पशन भी मिल रही है और डिडक्शन भी। देखो मैंने एक केस बना रखा है यहाँ पर कि 15,000 रुपये आपका सेविंग का पोस्ट ऑफिस का इंटरेस्ट है, तो हम उस पर इनकम 11,500 ही बुक करेंगे, ये आपकी एग्जम्पशन बुक होगी पहले तो। और फिर आपका जो भी लिमिट है 10,000 या 50,000, उसके हिसाब से आप डिडक्शन दे देना। बात समझ में आई होगी। ध्यान रखना, 2-3 वर्ड्स बार बार बोल रहा हूँ, ये पोस्ट ऑफिस के लिए ना कि बैंक और कोऑपरेटिव बैंक। दूसरा, ये सिर्फ किसके लिए है? सेविंग के लिए। जबकि यहाँ इंटरेस्ट कैसे हैं? सारे। तो अगर सीनियर सिटीजन को भी ये सेक्शन देते हो आप 10-15, तो ध्यान रखना वो कौन सा होना चाहिए? पोस्ट ऑफिस का होना चाहिए। ये पोस्ट ऑफिस वाला अकाउंट का इंटरेस्ट हो तो। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है कुल मिला के, ये लाइन ध्यान से पढ़नी है कि यहाँ ये लाइन लिखी है या नहीं लिखी। कंसेप्ट तो सिंपल है, पहले एग्जम्पशन दे देना, फिर डिडक्शन दे देना बैलेंस पे। तो 11,500 और 10,000 विच एवर इज लेस, या 11,500 और 15,000 विच एवर इज लेस। 10-15 का बहुत ध्यान से याद रखना पड़ेगा आपको। नोट करें बेटा इसको, इस पूरे केस को नोट करें। ये पूरा टीटीए टीटीबी 2 सेक्शन अपन ने खत्म कर लिए। तो रिलेट करना पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट को। नोट इट डाउन फटाफट, थोड़ा सा याद करने के लिए नोट करवा रहा हूं बेटा। ये याद नहीं हुए तो कुछ नहीं हो पाएगा। रूल्स हैं, इनकम टैक्स एक लॉ है। लॉ का पहला पढ़ने का जो बेसिक रूल है वो यही कि आपको सारे प्रोविजंस याद होने चाहिए। तो ये सब मुझे याद होना चाहिए। ये सीनियर सिटीजन है, ये इंडिविजुअल एचयूएफ हो सकता है, ये रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट दोनों है, जबकि ये सिर्फ रेसिडेंट है, ये सिर्फ सेविंग अकाउंट का है, ये सबका है। यहाँ 10,000 मैक्सिमम है। एक वर्ड और वैसे लिख रखा है मैंने आपके लिए यहाँ पर, ये मैक्सिमम डिडक्शन वर्ड लिख रखा है पहले से। मैक्सिमम मतलब अगर 6,000 का इंटरेस्ट है तो 6,000 की डिडक्शन दोगे कि 10,000 की? सर 6,000 की देंगे। और अगर 12,000 का है तो सर 10,000 की देंगे। समझ गए आप? चलिए एक ये वाला पॉइंट नोट कर लो, ये केस नोट करो, ये केस 1, केस 2। जो भी सेक्शन लग रहा हो लगाना इसके बाद, है ना, टीटीए या टीटीबी। क्लियर है? इसमें भी अपन ने ये एक डाटा अलग रख लिया, ये वाला, कि मान लो ये 8,500 ही बचा अगर, तो ये हो गया अपना केस 3 कि इनकम आपकी 15,000 नहीं है, इनकम कितनी है? 12,000 है। केस 3 क्लियर है बेटा? समझ में आई? बहुत छोटी सी बात है, ऐसा कुछ खास सेक्शन नहीं है, बट इसका इंपॉर्टेंस इसलिए ज़्यादा है कि किसी भी क्वेश्चन में एक लाइन देनी है आईसीआई को बस, और वो एक लाइन देते से ही आपकी चक्कर इतनी हो जाएगी अगर अपन मिस कर गए इस बात को कि अपने को टीटीए या टीटीबी को लगाना है। लाए ये 2 सेक्शंस एक बार मॉड्यूल से भी मैं पढ़वा देता हूँ। टाइटल पढ़ें फटाफट।
टाइटल देखिए, डिडक्शन काय का इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कौन सा, सेविंग का, सिंपल। एलिजिबल असेसी बोलो, इंडिविजुअल ऑब्लिक HUF, क्या यहाँ लिखा क्या, रेसिडेंट, तो इसका मतलब दोनों हो सकते हैं, रेसिडेंट भी और नॉन रेसिडेंट भी। मैक्सिमम डिडक्शन कितनी, 10,000 रुपीज़ मैक्स, क्लियर है। कहाँ कहाँ आपका अकाउंट हो सकता है, बैंक में, कोऑपरेटिव बैंक में या पोस्ट ऑफिस में। एक सबसे इंपॉर्टेंट नोट क्या है, अगर आप क्या यूज कर रहे हो, डिडक्शन अंडर दिस सेक्शन किसको अवेलेबल मत करना, 80 TTB वाले को मत करना। इसका मतलब सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना जो मैं लिखवा रहा हूं, यहां पर भी नोट कर लो आप, इसको डायग्राम में एक चेंज करना पड़ेगा अपने को जरा सा। वो चेंज क्या है मैं बता देता हूं। चेंज ये है कि जब आप बोलते हो किसी भी पॉइंट पे कि असेसी इंडिविजुअल या HUF रहेगा, तो एक पॉइंट नोट करना मत भूलना इसमें, वो ये है कि आपको बोलना पड़ेगा इंडिविजुअल ऑब्लिक HUF अदर देन सीनियर सिटीजन। किसको छोड़ के, सीनियर सिटीजन को छोड़ के। क्यों, अरे भाई सीनियर सिटीजन जब 80 TTB यूज कर रहा है तो क्या मैं उसको दो सेक्शन यूज करने दूंगा, क्या मैं एक साथ उसको 2 सेक्शन डिडक्शन दूंगा, TTB में भी और TTA में भी। तो देखो ये लाइन यहाँ पे भी लिखी हुई है, पढ़ें क्या लिखा है, डिडक्शन अंडर दिस सेक्शन विल नॉट बी अवेलेबल, मना कर दिया, टू अ रेसिडेंट सीनियर, रेसिडेंट तो बोलना ही पड़ेगा ना, सीनियर सिटीजन का डेफिनेशन ही क्या है, जिसकी उम्र 60 से 80 हो या 60 के ऊपर हो, और जो रेसिडेंट वही कहलाता है आपका सीनियर सिटीजन। क्या इसका मतलब ये निकालें कि अगर किसी की एज 65 है और वो सीनियर सिटीजन नहीं है तो वो कौन सा सेक्शन यूज करेगा, सर फिर वो 80 TTA यूज कर सकता है, क्लियर है, ध्यान रखिएगा। एक रेस्ट्रिक्शन ऐसे ही समझ लो, बहुत सिंपल है। अगर यही इनकम जो आया है आपको, कौन सा, ये इंटरेस्ट इनकम जो आई है, ध्यान से सुनना, बहुत इजी पॉइंट है, कोई खास नहीं है, ध्यान से सुनना बस आप। जो इंटरेस्ट इनकम, ये इंटरेस्ट इनकम आई है किसी फर्म को, पार्टनरशिप फर्म या किसी AOP BOI को, है ना। अब देखना ध्यान से, ये फर्म है, ये AOP BOI है। अब आप तो जानते हो फर्म में पार्टनर्स होते हैं, मान लो फर्म में 3 पार्टनर है A B C। अब 80 TTA की डिडक्शन कौन ले सकता है, सर इंडिविजुअल ले सकता है। इंटरेस्ट इनकम किसको आई, सर ये तो फर्म को आई, तो फर्म क्या बोल रही है कि इनको उस इंटरेस्ट पे डिडक्शन दिलवा देते हैं, ये पॉसिबल होगा क्या, ये सेक्शन स्पेसिफिकली इंडिविजुअल या HUF के लिए। तो क्या फर्म के इंटरेस्ट पे क्या आप डिडक्शन दोगे, तो मना कर रहे हैं, नो डिडक्शन शैल बी अलाउड टू एनी पार्टनर। अरे ये थोड़ी नहीं होगा, इनकम, ये इनकम टैक्स में असेसी तो अलग अलग है ना, फर्म अलग है, इंडिविजुअल अलग है, पार्टनर्स। अभी आप किसकी इनकम बता रहे हो, मैं फर्म या AOP की इनकम बता रहा हूं, तो फर्म और AOP क्या एलिजिबल असेसी हैं, नहीं है। तो ध्यान रखना, उन्होंने क्लियर करा, वैसे जरूरत नहीं थी। मैं समझता हूं कि ये तीनों अलग हैं, पार्टनर्स इंडिविजुअली अलग कहलाते, A B और C 3 अलग अलग असेसी है, इनकम टैक्स में इंडिविजुअल असेसी। तो फर्म के इंटरेस्ट पे क्या ये लोग डिडक्शन ले लेंगे 80 TTA की, नो नॉट पॉसिबल, क्लियर है, समझ में आई बात। और उन्होंने उसको क्लैरिफाई भी कर दिया, नीचे जरूरत नहीं थी, वैसे ऊपर असेसी लिख चुके थे। चलिए दूसरा 80 TTB, अब यहाँ से क्या बोला, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, सेविंग बोला क्या, तो इसका मतलब यहाँ कैसी डिपॉजिट, ऑल डिपॉजिट्स, किसी भी तरह का डिपॉजिट, जैसे सेविंग में डिपॉजिट करो आप, FD में डिपॉजिट करो, रैकरिंग अकाउंट खुलवा लो आपका, तो भी चलेगा। असेसी सबसे इंपॉर्टेंट, सीनियर सिटीजन कौन होता है, 60 के ऊपर, और जो रेसिडेंट हो वही होता है। इंटरेस्ट इनकम कहाँ से आ रही है, या तो किसी बैंक से, कोऑपरेटिव से या पोस्ट ऑफिस से। डिडक्शन मैक्सिमम कितनी, 50,000, तो लिख दो यहाँ मैक्सिमम 50,000। फार्मूला क्या बना, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट या 50,000 विचएवर इज लेस। ये वाली बात हम पढ़ चुके हैं, ये वाली बात हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, क्लियर है। लाओ ये क्वेश्चन कर लेते हैं, इलस्ट्रेशन 17 पढ़े मेरे साथ साथ, तो ये क्वेश्चन भी आपका हो जाएगा। पढ़े, मिस्टर ए रेसिडेंट इंडिविजुअल, रेसिडेंट बोल दिया, एज 61 ईयर्स, ओके, इसका मतलब इस पर कौन सा सेक्शन लगेगा, 80 TTB। क्या इस पर 80 TTA लगेगा, नहीं सर, एलिजिबल ही नहीं है वो। हैज अर्न बिजनेस इनकम 1,35,000, आप लिख दो 135, लॉटरी इनकम लिख लो 120, ओके, इंटरेस्ट लिख लो 30, टोटल करो 285। अपना यहाँ इंटरेस्ट दे रखा है FD का 30,000, लाओ फार्मूला बोलो, अपना फार्मूला बोलो, 30,000 या 50,000, विच एवर इज लेस। ये विथ बैंक है, हाँ पोस्ट ऑफिस नहीं है, विच एवर इज लेस, तो कितने की डिडक्शन, 30,000 की डिडक्शन मिल जाएगी, ये 30,000 की डिडक्शन हो गई, और 80C की डिडक्शन मिल गई। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ऐसा कुछ नहीं है खास। अब टोटल डिडक्शन कितनी है, 180। अब बताओ ये 165 पे क्यों रह गई, लाओ चेक करते हैं। आपका जो इनकम था वो देखो कितना है, वो है 2,85,000। 285 में स्पेशल रेट इनकम अलग करो, नॉर्मल रेट इनकम अलग करो। नॉर्मल तो यही है और एक ये है,
120 इधर आ जाएगा, 165 इधर आ जाएगा। अब आपकी डिडक्शन का टोटल बोलो, आपकी डिडक्शन का टोटल है 180, पर आप ज़्यादा से ज़्यादा कितना बढ़ा पाओगे? जितना कि आपकी क्या है, जितना कि आपके पास अवेलेबल है आपकी नॉर्मल रेट्स की इनकम। ये हो गई आपकी 1,65,000, ये बैलेंस आपका टोटल इनकम हो गया। ये लाइन अपन ने समझ ली, इजी थी। बोलो, समझ में आई बात? क्लियर है? चलिए, अभी नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसमें यहाँ पर 80D का पॉइंट आ गया है। तो 80 TTA TTB दो छोटे छोटे से सेक्शंस हमने देखे, और इसके बाद हमको एक और सेक्शन यहीं से देखना है, वो है 80U। याद करो 80DD पढ़ रहे थे हम। 80DD में हम बोल रहे थे कोई एसएसी है जैसे कि इंडिविजुअल, उसके ऊपर कोई डिपेंडेंट डिसेबल होना चाहिए। मैंने बार बार बोला था ये डिपेंडेंट नहीं है जिसको आप डिडक्शन दे रहे हो 80DD में, जो डिसेबल पर्सन है वो डिपेंडेंट है। अब मान लो हमने ये वहां डिस्कस किया था, 80U चाइल्ड वाला क्लबिंग में भी पढ़ा था। मैं एक डिसेबल्ड पर्सन हूं, मैंने उस समय भी आपको पढ़ाया था ये लास्ट लेक्चर में भी, कि लोग जिनके हाथ पैर सही सलामत हैं वो लोग तो काम करना पसंद करते नहीं है। कई बार मैं तो डिसेबल हूँ, इसके बावजूद काम कर रहा हूँ। गवर्नमेंट क्या मेरे लिए एक स्पेसिफिक सेक्शन बनाएगी? यस, 80U एक मेरे लिए स्पेसिफिक सेक्शन है जिसमें मेन बातें किसको बेनिफिट देने के लिए करी गई है। एक डिसेबल पर्सन जो खुद इंडिपेंडेंट है, एक डिसेबल पर्सन जो खुद इंडिपेंडेंट है, ध्यान रखना ये बात। एलिजिबल असेसी हमेशा रेसिडेंट इंडिविजुअल, रेसिडेंट इंडिविजुअल जो कि कैसा है? पर्सन विथ डिसेबिलिटी। तो ये उसी को मिलेगी जो इस तरह की डिसेबिलिटी से सफर कर रहा, कौन सी? ऑटिज्म है, सेरेब्रल प्लेसी है, मल्टीपल डिसेबिलिटीज है, उनको भी ये मिलेगी। इसका सर्टिफिकेट लगेगा एक मेडिकल अथॉरिटी से कि आप डिसेबल हो। क्वांटम ऑफ डिडक्शन वही 80DD वाला, या तो 75,000 या 1,25,000। 125 कब मिलेगा? व्हेन यू आर सीवियर डिसेबल। सीवियर डिसेबल कब मानते हैं? जब आपका 80% से ज्यादा पार्ट डिसेबल हो बॉडी का। अब बाकी तो ठीक है, आपको एक फ्रेश सर्टिफिकेट हर साल देना पड़ेगा, ये तो कंडीशन हो गई कि आप डिसेबल हो। ठीक है, ये सर्टिफिकेट इशू करेगा मेडिकल अथॉरिटी और आपको रिटर्न के साथ ये भेजना पड़ेगा। ये हो गया छोटा सा सेक्शन, कौन सा? 80U। ध्यान रखना, अगर आप 80DD ले रहे हो मतलब आप डिसेबल नहीं हो, आपके ऊपर कोई डिपेंडेंट है वो डिसेबल है, और आप 80U ले रहे हो मतलब आप खुद डिसेबल्ड पर्सन हो। खास बात, क्वेश्चन कंफ्यूजिंग कहाँ से होगा, इस वर्ड को मत भूल जाना कि 80U सिर्फ किसको मिलता है? रेसिडेंट को मिल रहा है। ये सेक्शन किसको नहीं मिलेगा? नॉन रेसिडेंट असेसी को नहीं मिलेगा। रेसिडेंट में दोनों आते हैं बेटा, बार बार याद दिला रहा हूं मैं, ROR भी और RNOR भी, इसमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। क्लियर? तो ये तीसरा सेक्शन हमारा एक और हुआ 80U वाला। चलिए, एक पार्ट और हमारा ये खत्म, और आपको एक सेक्शन और नोट करना है, ये है 2 सेक्शन, छोटे छोटे से 2 सेक्शन नोट करो, फिर मैं बताता हूं। दो अलग अलग सेक्शन, कंट्रीब्यूशन टू पॉलिटिकल पार्टीज एंड इलेक्टोरल ट्रस्ट। दो अलग अलग सेक्शन है। पहला सेक्शन है मेरे पास, वो है 80 GGB, और दूसरा सेक्शन है वो है मेरे पास 80 GGC। चलो लिखो, डायग्राम बनाओ फटाफट, डायग्राम नोट करते जाओ बेटा तेजी से, छोटा सा सेक्शन है, ज्यादा टाइम लगेगा नहीं आपको, यहीं खत्म कर देंगे इसको अपन। 80 GGB और GGC दो अलग अलग सेक्शन है। क्या टाइटल क्या है? असेसी जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज या इलेक्टोरल ट्रस्ट को, मतलब किसी राजनीतिक पार्टी को हम दान कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। करने वाला व्यक्ति कौन है? 80 GGB में बोलो असेसी कौन है? सर इंडियन कंपनी, इंडियन कंपनी असेसी है। चलिए, और 80 GGC में कौन है? अदर देन इंडियन कंपनी, इंडियन कंपनी को छोड़ के। तो आप और में कहाँ आएंगे? सर आप और में GGC में आएंगे, आप और में GGC में आएंगे। चलिए, मोड ऑफ पेमेंट बताओ, पॉलिटिकल पार्टी को पेमेंट कैसे करना? ध्यान रखना, अदर देन कैश, कैश में पेमेंट नहीं होना चाहिए, कैश में पेमेंट नहीं होना चाहिए। तीसरा, डिडक्शन कितना? जितना आपने दान किया, जितना भी दान किया, आपने 1 करोड़ दान किया, 1 करोड़ की डिडक्शन ले लो आप 100%। नोट करें, डिडक्शन दोनों ही केस में कितनी है? दोनों ही केस में डिडक्शन का जो परसेंटेज है वो 100% है। क्लियर? बात समझ में आई? अब ध्यान से सुनना बेटा, 80 GGC जो सेक्शन है वो किन किन को अप्लाई नहीं होगा, मतलब एक्सेप्शन लिख रहा हूं मैं कि जो लोग इस सेक्शन को यूज नहीं कर पाएंगे। चलो वापस से मेरे साथ रिपीट करो। पहला, 80 GGB हो कि GGC हो, दोनों की कॉमन बात,
सर दोनों में आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो किसी पॉलिटिकल पार्टी या इलेक्टोरल ट्रस्ट, मैं किसी राजनीतिक पार्टी को चंदा दे रहा हूँ, सिंपल भाषा में। एसएससी कौन? एटीजीजीबी इंडियन कंपनी, एटीजीजीसी अदर देन इंडियन कंपनी, बाकी सब। पेमेंट कैसे करना है? अदर देन कैश। डिडक्शन कितनी सर? 100%। ये सब कॉमन बातें होगी। एक्सेप्शन क्या? ध्यान से सुनना। इंदौर नगर निगम या मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो है वो खुद किससे फंड लेती है? गवर्नमेंट से। क्लियर है? उसको फंडिंग कहाँ से आती है? गवर्नमेंट खुद पैसा देती है। मान लो किसी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को किसी गवर्नमेंट ने 100 करोड़ रुपए दिए कि आप अपने सिटी के लिए इसको यूज़ करना है। उस म्युनिसिपल कॉरपोरेशन मतलब लोकल अथॉरिटी हो गया एसएससी अपना, ने उठा के वो पूरा का पूरा उसमें 100 करोड़ में से मान लो 50 करोड़ बीजेपी को चंदा दे दिया। बताओ ये पैसा किसका था? गवर्नमेंट का, मतलब जनता का। उस पैसे को दिया लोकल अथॉरिटी को, लोकल अथॉरिटी ने उठा के किसी पॉलिटिकल पार्टी को दान कर दिया, तो फिर सिटी का डेवलपमेंट कैसे होगा? मतलब कौन कौन लोग एटीजीजीसी को यूज नहीं करेंगे? पहला, लोकल अथॉरिटी। दूसरा, आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन। कौन से आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन? दोनों में कॉमन बात बताओ। दोनों की कॉमन बात है कि ये लोग फंडेड होते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली गवर्नमेंट के द्वारा। ये लोग फंडेड होते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली गवर्नमेंट के द्वारा। ये कैसी स्थिति? देखो समझो बात। ये ऐसी स्थिति है कि पहले आपने किसी भिखारी को, बेगर को 100 रुपए दिए, वो भिखारी उस 100 रुपए में से 50 रुपए दान कर रहा है। किसको? किसी पॉलिटिकल पार्टी। आप भिखारी को क्या समझाओगे? भाई मैंने तेरे को तेरे लिए दिए थे, किसी और को दान करने के लिए थोड़ी ना दिए थे, खासकर पॉलिटिकल पार्टी को। तो एक्सेप्शन दो हैं, या तो लोकल अथॉरिटी या कोई आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन जिसके पास पैसा कहां से आता है? गवर्नमेंट के द्वारा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो फंडेड है। तो जो खुद ही दूसरों से मांग के ले रहे हैं, क्या वो दान करेंगे पॉलिटिकल पार्टी को? वो भी क्या गवर्नमेंट अलाउ करेगी कि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को जनता के पैसे से दान करो? ये लोग तो पैसा गवर्नमेंट से ले रहे हैं दोनों, और ये उठा के पॉलिटिकल पार्टी को दान करें, पॉसिबल नहीं है। अब ये वाला एक नोट डाल लो, मैं आपको याद दिलाऊंगा, लिंक इट विद बिजनेस प्रोफेशन। लिंक इट विथ बिजनेस प्रोफेशन डिसअलाउड एक्सपेंसेस, ऐसा लिख लो आप अभी। लिंक इट विथ बिजनेस प्रोफेशन डिसअलाउड एक्सपेंसेस। लिंक इट विथ बिजनेस प्रोफेशन डिसअलाउड एक्सपेंसेस। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात होगी। आप कंट्रीब्यूशन किस किस के लिए दे रहे हो? फॉर देयर पब्लिक सपोर्ट, किसी पब्लिक सपोर्ट के लिए। किसी, मैंने बीजेपी को मान लो 1 करोड़ रुपए दान किया, क्यों? ताकि उनको पब्लिक सपोर्ट मिल पाए, एडवर्टीजमेंट हो पाए उनका, इसलिए उनको मैंने दान कर दिया। ये दो सेक्शंस हैं, एटीजीजीबी और जीजीसी। चलिए, ये दो सेक्शन और छोटे छोटे से, बहुत छोटे छोटे से सेक्शन ये भी यहाँ पर आके खत्म होते हैं। लाओ देखो भैया, आपको मॉड्यूल से भी हाथों हाथ पढ़ा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। चलिए, पहला, ये कंट्रीब्यूशन दिया जा रहा है, गिवन टू एनी पॉलिटिकल पार्टी बाय कंपनीज। तो एसएससी कौन हो गया मेरा? कंपनीज। कौन सी कंपनी? वो भी इंडियन कंपनी। टू एनी पॉलिटिकल पार्टी, तो मेरा एसएससी कौन? इंडियन कंपनी। याद हो जाना चाहिए बेटा, 3 बार रिपीट हो रहा है ये, इसके बाद याद नहीं हो तो दिक्कत है फिर। इंडियन कंपनी किसको दान कर रही है? या तो किसी पॉलिटिकल पार्टी को या किसी इलेक्टोरल ट्रस्ट को। किससे कंट्रीब्यूट नहीं करना है आपको? बाय कैश कंट्रीब्यूट नहीं करना है, ये भी अपन ने देख लिया। ठीक, चलिए और पढ़ो थ्योरी। कंट्रीब्यूशन किस नेचर का हो सकता है? कंट्रीब्यूट में वो बोल रहे हैं कोई डोनेशन हो सकता है, सब्सक्रिप्शन हो सकता है, कोई पेमेंट हो सकता है। काय के लिए? अभी मैंने बताया, पब्लिक सपोर्ट। किसी पॉलिटिकल पार्टी के पब्लिक सपोर्ट के लिए मैं चंदा दे रहा हूँ, दान दे रहा हूँ। या कोई एडवर्टीजमेंट ऑफ एनी पब्लिकेशन, जैसे इनके ब्राउचर छपते हैं ना बीजेपी के या कांग्रेस के या आप पार्टी के, इनके ब्राउचर में, इनके सोवेनियर में, इनके ट्रैक्ट में, इनके पैम्पलेट में कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ कि चलो ये खर्चा मैं बियर करूंगा, आपका जो भी एक्सपेंडिचर है वो मैं दे दूंगा। कौन बियर कर रहा है? बाय कंपनी। ये तो हमने देख ही लिया। पॉलिटिकल पार्टी आपको मालूम है। छोटा सा क्वेश्चन है, एसएससी ढूंढो पहले तो। एबीसी लिमिटेड एन इंडियन कंपनी, दान कितना दिया? 2 लाख रुपए टू एन इलेक्ट्रल ट्रस्ट, अलाउड। इनकम एक्सपेंडिचर ऑन 25,000, अलाउड। क्या ये अलाउ हो जाएगा अगर ये पेमेंट चेक से? तो हाँ, देखो एक ये सेक्शन यूज कर लेना, 293 ऑफ कंपनीज एक्ट 1956 लिखा हुआ है इन्होंने। कंट्रीब्यूट का मतलब ये समझाया है, एक्सपेंडिचर किया जा सकता है, तो ये दोनों खर्चे अलाउड है। 2,25,000 अलाउड हैं और 100% डिडक्शन है। मेन तो खास बात ये, डिडक्शन का परसेंटेज कितना है? 100%। जितना दोगे, 1 करोड़ तो 1 करोड़, कोई दिक्कत नहीं है। नया सेक्शन कौन सा है? ये 182 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। इसमें जो कंट्रीब्यूशन वर्ड है वही यहाँ जीजीबी में लगाया गया है, तो अपने को एक एमसीक्यू के पर्पज से देख सकते हैं ये दोनों वर्ड। तो क्वेश्चन के एंगल से तो मुझे बस एक ही बात ध्यान रखनी है, अदर देन कैश 100% डिडक्शन। नेक्स्ट, ये बात मैंने आपको बताई दी कि बिजनेस प्रोफेशन में खर्चा अलाउ नहीं होगा। ये बात मैं वहां आपको समझाऊंगा तो आपको जल्दी समझ में आएगा, अभी रहने देते हैं। एटीजीजीसी की भी कंडीशन बोल दो। यहाँ किसको बोला गया? बाय एनी पर्सन, कैश में नहीं होना चाहिए। कौन कौन एलिजिबल नहीं है?
पढ़ लिया हमने। जिनको खुद को ही दूसरों से फंड मिलता हो वो कहाँ दान करने चल दिए, पहले खुद को तो संभाल लें, है ना। समझ में आया? क्लियर है? अब ये सारे छोटे छोटे सेक्शन हमने खत्म कर लिए। अब हमको थोड़े से बड़े सेक्शंस पढ़ने हैं। कौन कौन से खत्म किए मैं दिखा देता हूँ आपको। सबसे पहले आपने खत्म किया टीटीटी, टीटीवी, एटीयू, एटीजीजीबी, जीजीसी। ये सारे छोटे सेक्शंस आपके यहाँ खत्म हो गए। अब हम पढ़ने जा रहे हैं आपका एक बड़ा सेक्शन थोड़ा सा, एटीडी। एटीडी को अब हम रीड करेंगे। एटीडी क्या बोलता है और एटीडी किस चीज़ की डिडक्शन देता है, उसको हमको समझना रहेगा। ध्यान से सुनिएगा, ईजी है, सेक्शन में दम नहीं है, थोड़ा सा समझना पड़ेगा। एटीजीजी सी बोलता है कि सॉरी एटीडी बोलता है कि एक तो आप एटीसी में लेते हो डिडक्शन एलआईपी, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब जो आप डिडक्शन लेने जा रहे हो वो डिडक्शन किस चीज की, देखना ध्यान से सुनना। आप अब जो आपने सुना होगा हमारा मेडिक्लेम होता है ना, मेडिक्लेम या मेडिकल इंश्योरेंस जिसको हम बोलते हैं। तो हम मेडिकल प्रीमियम पे कर रहे हैं, कुल मिला के हमने बीमा करवा रखा है। और अब जो डिडक्शन है वो पूरी तरह से आपके जीवन की नहीं है, आपकी मेडिकल की सुविधाओं के लिए है। एसएससी कौन? सबसे पहला या तो इंडिविजुअल या एचयूएफ। ध्यान रखना ये दोनों को अलाउड है, रेसिडेंट हो तो भी और नॉन रेसिडेंट हो तो भी। एसएससी दोनों हो सकते। मैं क्या क्या खर्चा करूंगा और किस किस पे ये प्रीमियम पे करूंगा। देखो मेरे पास है ना 3 तरह के खर्चे, 4 तरह के, छोटे छोटे ले लेते हैं। सबसे पहला आपने पे किया किसी को मेडिकल प्रीमियम या मेडिक्लेम प्रीमियम। इंश्योरेंस करवा रखा है, इसका मतलब आपने कि अगर आप बीमार हुए तो हॉस्पिटल का जो पूरा बिल है वो कौन पे करेगा? इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। ये हो गया आपका मेडिकल प्रीमियम को ही हम मेडिक्लेम बोलते हैं। जब आप बीमार होते हो तो क्लेम करते हो। दूसरा, एक हम प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कराते हैं। क्या होता है सर ये? प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप साल में 1 या 2 बार प्रिवेंटिवली, खुद ही बीमार नहीं हो आप, आगे बढ़कर आप चेकअप कराने जाना चाहते हो, उसके लिए आपने यहाँ कोई प्रीमियम वगैरह पे कर रखी है किसी इंश्योरेंस कंपनी में। तीसरा होता है सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्थ स्कीम। और चौथा होता है कोई मेडिकल एक्सपेंडिचर आपने इनकर किया हो, कोई भी बीमारी हो गई आपको या कोई बीमार हुआ तो आपने खर्चा किया, ये मेडिकल एक्सपेंडिचर, सिंपल मेडिकल एक्सपेंडिचर आप खुद कर रहे हो। अब गवर्नमेंट इसमें से किस किस की रिडक्शन आपको दे रही है, ध्यान से सुनना। गवर्नमेंट बोल रही है कि हम 80D की डिडक्शन एक तो एसएससी को देंगे, मतलब सेल्फ, प्लस उसकी फैमिली को देंगे, प्लस उसके पेरेंट्स को देंगे। तो पेरेंट्स का कॉलम अलग से कर दिया मैंने, फैमिली में पेरेंट्स नहीं आ रहे हैं इस सेक्शन में। हाँ, पेरेंट्स कैसे हो सकते हैं सर? डिपेंडेंट भी हो सकते हैं और इंडिपेंडेंट भी, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों तरह के पेरेंट्स यहाँ अलाउड है। क्या ब्रदर सिस्टर अलाउड है? ना, सिर्फ इंडिविजुअल में, इंडिविजुअल बोलेगा मैं मेरे लिए ये सब खर्चा कर रहा हूँ या मेरी फैमिली के लिए या मेरे पेरेंट्स के लिए। ब्रदर सिस्टर अलाउड नहीं है। पेरेंट्स कैसे हो सकते हैं? डिपेंडेंट भी और इंडिपेंडेंट भी, दोनों बातें। अब इसमें खास बात, गवर्नमेंट को आप प्रूव कैसे करोगे कि आपने प्रीमियम पे की? अच्छा, पहले तो कौन कौन हो सकता है, एक हमको देखना पड़ेगी फैमिली की डेफिनेशन की, फैमिली में कौन कौन आएगा। फैमिली में लॉ यही बता दो यार, कौन कौन आना चाहिए। स्पाउस, चिल्ड्रन, स्पाउस और चिल्ड्रन। चिल्ड्रन कैसे? डिपेंडेंट चिल्ड्रन। चिल्ड्रन कैसे? डिपेंडेंट चिल्ड्रन। इंडिपेंडेंट चिल्ड्रन को यहाँ कवर नहीं किया। जबकि एलआईसी में बच्चे कैसे थे? कैसे भी। एलआईसी में बच्चे कैसे थे? कैसे भी। 80C में कैसे भी मतलब मैरिड, अनमैरिड, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, मेजर, माइनर, कैसे भी हो। यहां कौन सा चाइल्ड है? डिपेंडेंट चाइल्ड है। आप ये जो मेडिकल प्रीमियम पे कर रहे हो, ये मेडिकल प्रीमियम किसके लिए पे करोगे? तो अपने लिए भी कर सकते हो, फैमिली के लिए तो करोगे और पेरेंट्स के लिए भी कर सकते हो। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप सबके लिए अलाउड है, करो खर्चा। सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्थ स्कीम सिर्फ फैमिली के लिए होगी, पेरेंट्स के लिए ये स्कीम अलाउ ही नहीं है। क्लियर? अब बचा मेडिकल एक्सपेंस। ये मेडिकल एक्सपेंसेस किसके लिए होगा, ध्यान से सुनिए। ये मेडिकल एक्सपेंस आप जो कर रहे हो, ये कर तो किसी के लिए भी सकते हो, किसी के लिए भी कर सकते हो, पर ये मेडिकल एक्सपेंस की 2 कंडीशन है जिसके ऊपर ये खर्चा हो रहा है। एक तो उसका बीमा नहीं होना चाहिए, मतलब वो व्यक्ति कैसा है? अनइंश्योर्ड, उसका बीमा नहीं है, इसीलिए तो आप बीमा होता तो उसकी प्रीमियम पे करते, मेडिकल प्रीमियम पे करते ना। और दूसरा, उसका सीनियर सिटीजन होना जरूरी है। ऐसा क्यों सर? देखो क्या होता है, बहुत सारे कंपनीज जो हैं सीनियर सिटीजन का बीमा कई बार अलाउ नहीं करती, खासकर 80+ वालों का तो मना कर। तो गवर्नमेंट ने
जब उनका बीमा नहीं है, अनइंश्योर्ड है, वो दो कंडीशन हो गई अपने लिए, अनइंश्योर्ड और सीनियर सिटीजन, तो फिर उनका कौन सी चीज को डिडक्शन दे रही है? खर्चे को दे रही है। कौन सा? जो बीमारी में आप करोगे। अच्छा, बीमारी किस किस को हो सकती है? फिर वो तो सबको हो सकती है। सीनियर सिटीजन तो मैं खुद भी हो सकता हूँ, मेरी फैमिली में स्पाउस हो सकती है, मेरे पेरेंट्स भी हो सकते हैं। अब दूसरा मुद्दा ध्यान रखना, पेमेंट मोड क्या होगा इन सब चीजों का। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं एमसीक्यू के पर्पस के लिए भी और आपके क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए भी। ध्यान रखना पॉइंट नंबर, ये जो 1 है, 3 है और 4 है, और इधर कर दिया पॉइंट नंबर 2। ये जो पॉइंट नंबर 2 है, इसमें दोनों मोड अलाउड है, कैश भी और चेक भी। पर इन तीनों पॉइंट्स के लिए उन्होंने क्लियरली लिखा है कि पेमेंट कैसा होना चाहिए? पेमेंट शुड बी अदर देन कैश। मतलब गवर्नमेंट को प्रूफ चाहिए कुल मिला के। कैश में पे करोगे प्रूफ नहीं मिलेगा, चेक वगैरह से पेमेंट करो प्रूफ मिलेगा। क्लियर? तो ये पेमेंट मेड हो गया फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ पॉइंट। ये हो गया मेरा फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ पॉइंट। अब आपने ये समझ लिया कि कौन सा इसमें से पॉइंट किसके लिए लगेगा। ये वाला ध्यान रखना है मेन तो, कि पेरेंट्स का सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में इंश्योरेंस नहीं होगा, क्योंकि वो एम्प्लॉय और उसकी फैमिली के लिए ही होता है बस। क्लियर? मेडिकल एक्सपेंसेस तीनों पे हो सकते हैं, पर जिन लोगों का बीमा होता है उनकी तो प्रीमियम होती है, वो अनइंश्योर्ड होना चाहिए जिनका बीमा नहीं है, और उनके ऊपर वो सीनियर सिटीजन होना चाहिए। ये दो कंडीशन होनी चाहिए, और उनके ऊपर आपने कोई दवाई पे, हॉस्पिटल पे कोई खर्चा किया, हम उसकी डायरेक्ट डिडक्शन दे रहे हैं। मतलब गवर्नमेंट ध्यान रख रही है एसएससी का कि भाई उसके घर में कोई सीनियर सिटीजन है, या वो खुद सीनियर सिटीजन है, उसके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है, वो खुद सीनियर सिटीजन है, उसकी स्पाउस सीनियर सिटीजन है, और उसका बीमा नहीं है। बहुत सारे इंडिया में लोग हैं जो बीमा नहीं कराते आज भी मेडिक्लेम, बहुत सारे लोगों का नहीं, तो गवर्नमेंट ने खर्चे की डायरेक्ट डिडक्शन दे दी। अब आखिरी क्वेश्चन सर, हमने ये समझ लिया कि हमारा एसएससी कौन, रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट समझ लिया, किस तरह के ये सब पेमेंट हो रहे हैं ये भी समझ लिए। अब हमको समझना है सर ये पेमेंट किसके लिए कितना होगा, वो भी देख लिया, पेमेंट मोड भी देख लिया। अब अच्छा, अच्छी बात, क्या क्या कवर नहीं है यहीं से हमने देख लिया सर। ब्रदर और सिस्टर कवर्ड नहीं है, ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर ये सब कवर्ड नहीं है एसएससी के। एसएससी के इनलॉज, ससुराल पक्ष कवर नहीं है। इंडिपेंडेंट चिल्ड्रन कवर्ड नहीं है, ध्यान रखना। मैरिड इनमैरिड नहीं बोला उन्होंने, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट बोला है। ठीक है, चलिए अब हमको देखना है इसकी डिडक्शन कितनी कितनी मिलेगी। सबसे पहली बात, इसमें प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप की इंटरनल लिमिट है, वो भी देख लेंगे इस डायग्राम में। ध्यान से देखो, ध्यान से देखना इस डायग्राम को, मैं वापस से बना रहा हूं आपके लिए कि हाँ, ये यहां से देखो, आप 3 तरह का खर्चा ये कर रहे हो। चौथा खर्चा मैंने यहां अलग कर दिया। अलग क्यों कर दिया? क्योंकि ध्यान से मैंने क्या बोला, अगर आप ये करवा रहे हो तो ये नहीं होगा। जब आपका मेडिकल प्रीमियम है तो आप सिर्फ अनइंश्योर्ड कैसे कहलाओगे? बिल्कुल सही बात। जब आप प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप भी करवा रहे हो तो ये भी अलाउड नहीं होगा। जब आप सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम है तो वो तो इन दोनों के लिए अलाउड नहीं होगी, क्योंकि आपका ऑलरेडी एम्प्लॉय कवर्ड है, बाकी लोग तो कवर्ड है ही नहीं। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये कि अगर मैं यहाँ फोर्थ एक्सपेंस लिख भी दूँ, मैं यहाँ आपको फोर्थ एक्सपेंस लिख भी दूँ, तो फोर्थ एक्सपेंस किसके लिए लगेगा? फोर्थ एक्सपेंस क्या था? मेडिकल एक्सपेंडिचर की डिडक्शन। इनको नहीं चाहिए, इनको नहीं चाहिए, सिर्फ किसको चाहिए? जो कौन है? ये दो कंडीशन पूरी करने वाला व्यक्ति है। तो यहां सही करा ना ये क्रॉस, जिनका बीमा है। या तो आप यहां इस फर्स्ट कॉलम में आ जाओ, इस कॉलम को नंबर दे देता हूं मैं, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और ये थर्ड कॉलम। बताओ, मैं एक एसएससी हूं, आई एम मिस्टर चेतन, या तो मैं कहां जाऊंगा सर? फर्स्ट कॉलम में, या कहां जाऊंगा? थर्ड कॉलम में। या तो मेरा इंश्योरेंस है या मेरा इंश्योरेंस नहीं। क्लियर? अब डिडक्शन पढ़ लेते हैं। तो आप जो भी पेमेंट कर रहे हो उसकी डिडक्शन कितनी होगी? सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में मैक्सिमम डिडक्शन जो अलाउड है कितनी है? 5,000 रुपए। 5,000 रुपए कैसे? जो भी प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करा रहे हो आप, किस किस का? इन दोनों में से किसी का भी, खुद का, वाइफ का, बच्चों का या पेरेंट्स का। मैक्सिमम में प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप की डिडक्शन कितनी दूंगा? 5,000। जैसे कि क्वेश्चन में लिखा है, द एसएससी हैज पेड, एसएससी ने अपने सेल्फ और स्पाउस के लिए और अपने पेरेंट्स के लिए 4,000 रुपए खुद के लिए और 3,000 रुपए पेरेंट्स के लिए, टोटल 7,000 रुपए प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के ऊपर खर्च किए। हो गया ना? मैं डिडक्शन कितनी दूंगा? मैक्सिमम 5। तो सर लेंगे कैसे 5? अभी आपको डिसाइड करना है। कॉम्बिनेशन बना लो, आप चाहो तो 4 और 1, 4 ऊपर स्पाउस और सेल्फ के लिए और 1 पेरेंट्स के लिए, उल्टा कर लो, 2 और 3 चलेगा, वो आपको डिसाइड करना, मेरे को उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब नॉर्मल डिडक्शन कितनी? तो पहले आप क्या लिख लो, आपका एक्चुअल खर्चा लिख लो यहां पे सारा। इस एक्चुअल एक्सपेंडिचर को अब हम मैच करेंगे किससे? एक्चुअल एक्सपेंडिचर को हम मैच करेंगे आपके डिडक्शन के अमाउंट से।
पहले एक्चुअल तो कंप्लीट करें अपन, ये एक्चुअल लिख के मैंने यहाँ क्लोज कर दिया। ये हो गया मेरा कॉलम नंबर 1। अब डिडक्शन बोलो। चलो डिडक्शन है जिससे कंपेयर करना है मेरे को, क्या हो गया ये, डिडक्शन है मेरी 25,000 इस कॉलम में और 25,000 इस कॉलम में। क्या मतलब सर, आपका जो भी खर्चा है, मान लो आपने यहाँ 30 करा तो मैं मैक्सिमम डिडक्शन कितनी दे पाऊंगा, 25। यहाँ भी आपने मान लो 45 खर्च किया तो मैक्सिमम डिडक्शन कितनी दे पाऊंगा, 25 से ज़्यादा नहीं दे पाऊंगा। फिर क्या हुआ, एक और बात, ये पहला पॉइंट हुआ, एक और डिडक्शन, अगर इनमें से कोई भी सीनियर सिटीजन है तो डिडक्शन बढ़ के और 25 एक्स्ट्रा और मिलेगी, मतलब टोटल कितनी हो गई, 50। बोलो ना, टोटल कितनी हो गई इनकी, 50। कौन से, देखो मेरा केस लो, मेरी एज मान लो 32 है, मैं 32 ईयर्स का, मेरी वाइफ 29 की, हम लोग इस वाले कॉलम में आ रहे हैं, पहले कॉलम में। मेरे पेरेंट्स में से कोई भी सीनियर सिटीजन है, एनीवन, फादर हो या मदर हो, तो वो इस कॉलम में आएंगे। अगर 45,000 फादर प्लस मदर का पेमेंट है तो अब बताओ मैं कंपैरिजन कितने से करूंगा। अगर मैं बोलता हूं कि फादर की एज 62 है, फिर हम कंपैरिजन सर 50 से करेंगे, ना कि 25 से। क्लियर। तो ये एडिशनल डिडक्शन है, सीनियर सिटीजन होने पर एक्स्ट्रा 25 हुआ। अगर मैं ऐसे ना लिखूं तो मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूं कि अगर कोई भी सीनियर सिटीजन है तो ये लिमिट बढ़ के आपकी हो जाएगी 50,000 50,000। क्लियर। अब ये तीसरे कॉलम में मेडिकल एक्सपेंस की कितनी डिडक्शन दोगे सर आप, चूंकि सीनियर सिटीजन वाला मामला है तो इसकी डिडक्शन भी होगी 50,000। यहाँ मैंने कुछ नहीं लिखा पहली बार में, समझ में आई बात, क्लियर है। तो चलो अब बताओ, मेरा केस है 30,000 मैंने एक्चुअल खर्चा किया और डिडक्शन कितनी दोगे। मैं मेरी वाइफ और बच्चे, कोई सीनियर सिटीजन नहीं, तो सर कंपैरिजन इन दोनों के बीच में होगा, तो 25 लाओ। ये हो गया मेरा दूसरा पॉइंट। अब तीसरा बनाओ। तीसरा, डिडक्शन अलाउड, इसी के नीचे लिखो डिडक्शन अलाउड, बताओ कितनी दोगे तीसरे कॉलम में। थर्ड पॉइंट, 1 और 2 विच एवर इज लेस। 25 और 30 कितना आया, 25। 45 और 50 सर 45, क्योंकि फादर सीनियर सिटीजन थे ना, एक भी हो गया तो भी चलेगा। अब इसमें कोई भी एग्जांपल ले लो, जैसे मान लो फादर की एज 62 थी और फादर का बीमा था, मदर का इंश्योरेंस नहीं था, भाई मदर की एज थी 61, बट मदर यहाँ आ सकती है ना। मैंने बोला ना, हम लोग ये जो भी हैं कैटेगरीज, यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड कैटेगरी के लोग यहाँ आ सकते हैं या नहीं आ सकते, देखो मैंने लिखा भी है, मैंने सबके नाम लिख रखे हैं, इसलिए सेल्फ, स्पाउस, पेरेंट्स, सबके नाम लिख रखे हैं, इसीलिए मैंने कि हम अनइंश्योर्ड हो सकते हैं तो हम तीसरे कॉलम में आएंगे, फिर हम फर्स्ट या सेकंड में नहीं आएंगे। अब केस कैसा है, फादर का इंश्योरेंस है, मदर का नहीं, तो फादर यहाँ आ गए। फादर के ऊपर खर्चा किया 45, तो मैंने ले लिया 45, यहाँ पे 45 और 50 45। मदर के ऊपर मेडिकल एक्सपेंस हो गया मान लो 55 का, मदर अनइंश्योर्ड है इसलिए तीसरे कॉलम में अमाउंट लिखा यहाँ पर 55, तो टोटल आ गया 55। 55 और 50 सर डिडक्शन 50 हो जाएगी। ठीक, टोटल लगाओ 45, 25 और 50 कितनी होगी, 25 और 45 ये होगी 70, 70 और 50 वैसे 1,20,000 की डिडक्शन हो रही है। बट एक छोटा सा क्वेश्चन है बेटा मेरा आपसे, या तो मैं यहाँ आऊँगा यहाँ आऊँगा, मतलब ऐसा समझो जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, या तो मैं फर्स्ट कॉलम में आऊँगा, सेकंड कॉलम में आऊँगा या थर्ड में आऊँगा, ऐसी सिचुएशन है। चलो फर्स्ट कॉलम में कौन कौन है, सेल्फ, स्पाउस और डिपेंडेंट चिल्ड्रन। यहाँ कौन कौन है सर, पेरेंट्स। अब बताओ थर्ड कॉलम में कौन है जो अनइंश्योर्ड है और सीनियर सिटीजन है। सर अपन खुद हो सकते हैं, अपनी स्पाउस हो सकती है या हो सकता है, और अपने पेरेंट्स में से कोई हो सकता है ना। मतलब या तो आप इस टेबल में आओगे या इस टेबल में आओगे, तो पहला कॉम्बिनेशन क्या बना, 1+3। दूसरा, या तो आप इस टेबल में आओगे या इस टेबल में आओगे, पेरेंट्स। देखो ना, सेल्फ स्पाउस दोनों में से किसी एक जगह आओगे कि दोनों जगह आ जाओगे। या तो आपका बीमा है या बीमा नहीं है, तो या तो फर्स्ट कॉलम या थर्ड कॉलम। गवर्नमेंट बोल रही है भाई दोनों में से एक जगह आओगे तो फर्स्ट प्लस थर्ड करना। दूसरा ऑप्शन बोलो पेरेंट्स के एंगल से, सर पेरेंट्स या तो सेकंड कॉलम में आ जाएंगे या थर्ड में आ जाएंगे, दोनों जगह तो नहीं हो सकते। एक जना यहाँ भी हो सकता है फादर, एक जना यहाँ भी हो सकता है मदर, बस दो ही केस है। तो गवर्नमेंट बोल रही है इसका मतलब कॉम्बिनेशन बनेगा सेकंड प्लस थर्ड, एक यहाँ है तो एक वहां, बस इन दोनों को। तो गवर्नमेंट क्या बोल रही है, आपका टोटल डिडक्शन अभी 1,20,000 हो रहा है, देख लो यहाँ पे 25, 45 और 50, और गवर्नमेंट बोल रही है 1+3 मिला के हम मैक्सिमम डिडक्शन कितनी देंगे, मैक्सिमम 50,000 या 2+3 जो भी कॉम्बिनेशन बैठ रहा हो उसकी भी मैक्सिमम डिडक्शन कितनी देंगे, 50,000। मतलब इनडायरेक्टली गवर्नमेंट बोल रही है कुछ भी हो जाए 80D की डिडक्शन 1 लाख से ज्यादा
नहीं होगी। लाओ अपने लिए बात करते हैं, अपने लिए बताओ अभी कॉम्बिनेशन कौन सा बन रहा है, 1 + 3 बन रहा है क्या? बनाओ 1 + 3। सर 1 बन रहा है 25, थर्ड बन रहा है 0, क्योंकि थर्ड में इनमें से कोई भी नहीं है, थर्ड में इनमें से तो कोई भी नहीं ना, मदर है वो तो, हाँ तो 0 लिख दिया, तो ये तो 25 ही आएगी, 50,000 से कम है ना। डन। चलो सेकंड कॉम्बिनेशन बोलो, सेकंड प्लस थर्ड कॉलम, सेकंड कॉलम का टोटल कितना आ रहा है 45, थर्ड कॉलम का टोटल कितना आ रहा है 50,000, टोटल कितना हो रहा है 95,000, पर ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है 50,000, तो 95 और 50 विच एवर इज लेस, मैक्सिमम कितना कवर्ड है 50 से ज़्यादा नहीं दे पाऊंगा मैं, तो 1 + 3 या 2 + 3 करके देखना है आखिरी में। आप कैटेगरी बोलना चाहो बोल लो, कैटेगरी A + C या B + C, इससे ज़्यादा लोग नहीं होंगे। कैटेगरी भी नहीं बोलना है, लोग बोल लो कि या तो मैं यहाँ आऊँगा या यहाँ आऊँगा, ऐसी पेरेंट या तो यहाँ आएंगे या यहाँ आएंगे, दोनों को ऐड करके मैक्सिमम मैं आपको 50 की डिडक्शन दूंगा। तो मेरा फाइनल आंसर डिडक्शन का बोलो कितना आएगा, मेरा फाइनल आंसर आएगा 25,000 + 50,000 इज इक्वल टू 75,000 आएगा, ना कि 1,20,000। तो 80D के वापस से मैं पॉइंट रिपीट कर रहा हूँ। पहली बात, 4 आइटम है, मेडिकल इंश्योरेंस, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, मेडिकल एक्सपेंस। मेडिकल एक्सपेंस वाला अगर यहाँ क्रॉस हो रहा है तो ही तो यहाँ आएगा, खर्चे की अलाउड सीम यहाँ पे कब, जब आप अनइंश्योर्ड और आप सीनियर सिटीजन हो, वापस है जब आप अनइंश्योर्ड और जब आप सीनियर सिटीजन। तो मेरे पास 3 कॉलम बन गए, एक मेरा और मेरी फैमिली का, ध्यान रखना यहाँ बोलेंगे सेल्फ प्लस फैमिली, ये फैमिली होगी, फैमिली में कौन आया स्पाउस और डिपेंडेंट चिल्ड्रन। पेरेंट्स कैसे हो सकते हैं, डिपेंडेंट भी और इंडिपेंडेंट भी। पेमेंट कैसे करना है, यहाँ अदर देन कैश करना है, यहाँ दोनों अलाउड है, इन 3 केसेस में अदर देन कैश करना है, यहाँ दोनों अलाउड है, कैश भी और चेक भी। अगर क्वेश्चन बोल दे कि उसने अपनी मेडिकल प्रीमियम 10,000 कैश में पे किए, कुछ भी मत करना, उस अमाउंट को यहाँ लिखूंगा क्या, अब मैं बताओ यहाँ लिखूंगा क्या 10,000 रुपए कैश में पेड है, नहीं सर ये यहाँ नहीं आएंगे, ध्यान रखना। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप आएगा, हाँ आएगा, पर इंटरनल लिमिट प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप की 5,000। क्या ये 5,000 जो मैं यहाँ लिखूंगा, सपोज मैंने यहाँ पर लिख दिया 2,000 यहाँ खर्च हुए, 3,000 यहाँ खर्च हुए, क्या ये 2,000 इस टोटल में आ चुके हैं, क्या ये 3,000 इस 45 के टोटल में आ चुके हैं? हाँ, अलग से डिडक्शन नहीं, इसी में इंक्लूड है 25,000 और 50,000 वाली लिमिट में, अलग से मत देना, इसीलिए देखो यहाँ 1 2 3 करके लिखा है, ये इसी में इंक्लूड है 30,000 में, इसी टोटल से कंपेयर कर रहे हो आप 30 और 25, ये 30,000 में क्या ये 2 आ गए, हाँ अलग से डिडक्शन नहीं है प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप की, ध्यान रखना। ओके सर, ये एक बात और खत्म, और क्या ध्यान रखना है इसके अलावा? चलो इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम पेरेंट्स के लिए होती ही नहीं है, तो एम्प्लॉय के लिए आएगा, डाटा आएगा। तो मेडिकल एक्सपेंस आपका फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम नहीं लगेगा, तो ही थर्ड कॉलम लगेगा। थर्ड कॉलम में कौन आएगा, अनइंश्योर्ड सीनियर सिटीजन। क्या ये कॉम्बिनेशन टेबल का समझ में आया? ये मैंने यहाँ पे भी ड्रॉ किया था, मेडिकल एक्सपेंस तीनों का हो सकता है, पर अगर इनका बीमा है तो फिर नहीं होगा, ये लिखा ना, देखो अपन अनइंश्योर्ड कौन कौन हो सकता है, ये देखो वापस से, अनइंश्योर्ड हो सकता है सेल्फ, स्पाउस और पेरेंट, मतलब जो इन 2 कॉलम के लोग हैं वही तो यहाँ आ सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी ना है उनका। पर प्रॉब्लम क्या है, उनका प्रॉब्लम ये है कि उनका बीमा नहीं है और वो लोग सीनियर सिटीजन होने चाहिए, तो इसीलिए देखो यहाँ क्रॉस करा, यहाँ क्रॉस करा, यहाँ नहीं आएंगे तभी तो यहाँ आएंगे। क्लियर बेटा, 3 बार रिपीट कर दिया मैंने, ये बात समझ में आ जाएगी आपको अब। तो कंपैरिजन का फॉर्मूला बोल लो, 80D का आप क्रक्स लेते हैं सर, 4 तरह के खर्चे, उसमें से हमने तीसरा कॉलम अलग कर दिया पूरा मेडिकल एक्सपेंस वाला, तो हमारे पास 3 पॉइंट बचे, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप इंश्योरेंस प्रीमियम, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। इसका टोटल एक्चुअल ले लेंगे हम, एक्चुअल को कंपेयर करेंगे या तो 25,000 से या 50,000 से। 50 से कब करेंगे, इफ एनी पर्सन इज अ सीनियर सिटीजन, तो मेरी लिमिट सेकंड वाली लग जाएगी, वो है 50,000 वाली, ये 50,000 से कंपेयर करूंगा। मेडिकल एक्सपेंडिचर की मैक्सिमम लिमिट कितनी है 50, ये सब मैक्सिमम है, इसलिए फार्मूला क्या बना 1 और 2 विच एवर इज लेस, कॉलम 1 मतलब पॉइंट 1 या पॉइंट 2 विच एवर इज लेस। और खास बात आखिरी क्या लगानी है सर, आखिरी ये वाला पॉइंट लगाना नहीं भूलना है, ये पूरा कैलकुलेशन, ये अभी फाइनल कैलकुलेशन नहीं है, अभी और एक कैलकुलेशन बचा है जिसके तहत मैं 1,20,000 को डिडक्शन नहीं मानूंगा, मैं इन दोनों में से मैक्सिमम 50 मतलब टोटल 80D ओवरऑल 1 लाख से ज्यादा तो आपको अवेलेबल नहीं हो पाएगा। क्लियर? अब मैं एक क्वेश्चन करा देता हूं, उससे आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं अपन, मैंने एक और समरी को अलग तरह से प्रेजेंट किया है, देखें ध्यान से। एक इंडिविजुअल जो है, एक इंडिविजुअल किस किस का इंश्योरेंस करवा सकता है, एक फैमिली में खुद का, फैमिली का और पेरेंट्स का, है ना, ये एलिजिबल अपन ने जो राइट रॉन्ग किए वो हो गया। मैक्सिमम डिडक्शन 25 और 25 की, ये HUF के लिए बेटा, HUF का अलग से आप पढ़ लेना, कोई खास बात नहीं। एडिशनल
सीनियर सिटीजन हो तो और 25 जुड़ जाएंगे, तो टोटल हो गई 50-50 अगर कोई सीनियर सिटीजन है तो। और ये हो गया अपना वो चौथा खर्चा कि मेडिकल एक्सपेंडिचर किया आपने किसी सीनियर सिटीजन के लिए और किसी अनइंश्योर्ड के लिए। फिर आखिरी कॉम्बिनेशन क्या बनाया था अपन ने, 1+3 या 2+3, इन्होंने उसको 1+2 बोला। 1+2 इस कॉलम में ये 50 है, ये भी 50 है, और ये मेडिकल खर्चा मैक्सिमम कितना अलाउड है, 50-50। तो क्या मैं आपको 2 लाख की डिडक्शन देने वाला हूं? नहीं सर, मैक्सिमम डिडक्शन तो रहेगी 50 और 50 की, 1 लाख से ज्यादा की डिडक्शन नहीं दे पाऊंगा। इन्होंने ऐसा वर्टिकल बना लिया, मैंने हॉरिजॉन्टल बनाया था। ये देखो मेरा हॉरिजॉन्टल डायग्राम आपको याद आ रहा होगा, ये मैंने ऐसा बनाया है। क्या लिखा आखिरी में, 1+3, मतलब ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम। इस कॉलम को चाहो तो इसके नीचे ले लो, इस कॉलम को इसके नीचे ले लो, मतलब आपका कॉलम 3 तो दोनों जगह ले सकता हूं ना मैं यहाँ पे, जैसा इन्होंने किया। ये पॉइंट नंबर 2 कर दिया इसको। तो 1+2 कैन नॉट एक्सीड 50+50, मतलब मैक्सिमम 1 लाख। एचयूएफ लेगा तो किसकी लेगा, मेंबर के लिए लेगा। वही नॉर्मल 25,000 अगर सीनियर सिटीजन हो तो, और 25 तो टोटल हो गई एचयूएफ के लिए भी कितनी, 50। पर अगर मेडिकल एक्सपेंडिचर हो रहा है किसी मेंबर पे तो एग्रीगेट क्या मैं 1 लाख दे दूंगा, नहीं, एग्रीगेट तो वापस 50 तक ही सीमित रहेगी, लिमिटेड रहेगी फॉर एचयूएफ ऑल्सो। अब एक क्वेश्चन करते हैं तो शायद जल्दी समझ पड़े आपको। लाए क्वेश्चन पढ़े। मिस्टर राम जो कि एसएससी अपना, उसकी एज है 45, उसने हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दी 90,000। एक मिनट, ये वाला सॉरी, क्वेश्चन 16 देखते हैं। बोलो, मिस्टर राम जिसकी एज है 40 ईयर्स, पढ़ना शुरू करें। मिस्टर राम जिसकी एज है 40 ईयर्स, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, ओके, तो इसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम लग सकती है। मतलब उसने मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम की 10,000 किस किस के लिए, खुद के लिए, स्पाउस के लिए और डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए। ठीक है सर, अगर मैं इसको सॉल्व करने की बात करूं तो ये कॉलम ऐसा हो जाएगा, देखो ये सेल्फ, स्पाउस, डिपेंडेंट चिल्ड्रन, ये हो गया पेरेंट्स, और ये हो गया अपना कॉलम 3 अगर कोई अनइंश्योर्ड है प्लस सीनियर सिटीजन है, इनमें से ही कोई। तो ये मैंने 3 कॉलम लिखे। मेरा पहला खर्चा हुआ, यहाँ मैंने कॉलम बना दिया काय का, पर्टिकुलर्स का। मेरा पहला खर्चा मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे की उसने, कितनी पे की, 10,000, तो 10,000 यहाँ लिख दो। देखो यही लिखा है क्या, 10,000 रुपये पे किया, ओके। चलो, ही हैज इनकर्ड 7,000 फॉर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप भी करा, और ये कैश में पे करा, चलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कैश में पेड किया, अलाउड है, मेरे को लिखना पड़ेगा बस अंदर, मैक्सिमम कितना अलाउड है, 5,000। उसने कितना खर्चा किया देखो तो जरा, उसने खर्चा किया सर 7,000 रुपये। बताओ मैं कितनी रिडक्शन दे पाऊंगा, मैं मैक्सिमम दे पाऊंगा 5,000। क्लियर। चलो, तीसरी बात, उसने 51,000 खर्च किए अपने फादर के लिए जो कि 61 एज के, पर ये इंश्योरेंस पे किया। तो बताओ कौन सा कॉलम, सेकंड की थर्ड, सर इंश्योरेंस है तो ये वाला कॉलम आएगा। फादर के लिए लिख लो थर्ड, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, या यहाँ मत लिखो, यहीं लिख लो, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम फादर के लिए था 51,000, यहाँ लिख लो ब्रैकेट में फादर। ठीक है, और प्लस सीनियर सिटीजन भी है। सीनियर सिटीजन क्यों ध्यान रख रहा हूँ, ताकि मेरी डिडक्शन का अमाउंट बढ़ जाए, भले ही वो डिपेंडेंट हो या नहीं हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। साथ ही साथ उसने 12,400 किसको दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्थ स्कीम में जमा किया। तो तीसरा पॉइंट आ गया अपना CGAS 12,400। और कोई डाटा है क्या, नहीं, बस यही डाटा है, और आपसे पूछा है डिडक्शन निकालो। लाओ सबसे पहले तो इसकी टोटल लगा लो, कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3। लाओ कॉलम पॉइंट बोलो। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं एक्चुअल, फिर हम देखते हैं डिडक्शन, जो कि 2 है मेरे पास, या तो 25 और सीनियर सिटीजन हो तो और 25, और ये वाली 50। चलो चेक करते हैं। एक्चुअल खर्चा बोलो, 10,000 और 5, 15, 15 और 12, 27,400 एक्चुअल खर्चा हो गया आपका ये। अब बताओ इनमें से कोई सीनियर सिटीजन है क्या, नहीं सर, तो ये वाली लिमिट तो लगेगी नहीं। तो कंपेयर करो 27,400 और 25, विच एवर इज लेस, 1 और 2, विच एवर इज लेस। तो आंसर आ गया मेरा पहला 25,000 रुपये। दूसरा केस, टोटल खर्चा करो, 51,000 एक्चुअल एक्सपेंडिचर है, यहाँ कुछ भी नहीं है तो नील लिख दो। चलो ये लिमिट तो लगेगी, क्या ये लगेगी, हाँ सर, फादर सीनियर सिटीजन है, तो कंपैरिजन किससे होगा, 50 से होगा। 51 और 50 विच एवर इज लेस, 50,000। यहाँ कोई डाटा है ही नहीं, अगर यहाँ कोई डाटा होता तो हम सोचते। तो अभी टोटल डिडक्शन मेरी रह जाएगी 25 प्लस 50, 75,000। चलो यहाँ ऐसा कुछ करना पड़ेगा क्या, 1+3, नहीं, थर्ड कॉलम तो खाली चल रहा है ना सर,
देख लो मैक्सिमम 1 लाख के नीचे ही आ रही होगी आंसर आपका। ये 75 ही आ रहा है टोटल, मतलब 1 लाख से नीचे ही आ रहा है। चेक करते हैं आंसर। 10,000, 5,000, 12,000, हमने मैक्सिमम कितनी ली 50,000। यहाँ 51,000 था फादर के लिए, मैक्सिमम कितना लिया 50, तो टोटल डिडक्शन हो गई 75,000। इन्होंने आपको इस तरह से प्रेजेंट किया, मैंने आपको इस तरह से प्रेजेंट किया, मैंने कॉलम वाइज लिया। क्लियर है? क्लियर है? दोनों प्रेजेंटेशन देख लो आराम से, ऐसा भी प्रेजेंट कर सकते हो आप। तो समझ में आई बात? अगर इनमें से कोई सीनियर सिटीजन होता तो मैं यहाँ 27,400 की डिडक्शन ले लेता, क्योंकि सीनियर सिटीजन होते से ही कंपैरिजन किससे होता 50 से, तो 27,400 और 50 विच एवर इज लेस होता, तो मेरा आंसर ये आ जाता। यहाँ भी कंपैरिजन हुआ 51 और 50 में, तो मेरा आंसर आ गया 50। अभी यहाँ मदर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन करते हैं। मिस्टर राम जिसकी एज है 40 ईयर्स, क्या ये बना पाए? क्या देखो तो हम, 1 मिनट आप भी करके देखो। अगर आपको ये फॉर्मेट पसंद आ रहा हो तो ऐसे कर लो, जिसमें पहले आप एक्चुअल लिख दो सारा और फिर यहाँ रेस्ट्रिक्ट कर देना। तो यहाँ देखा जाए तो एक्चुअल आना चाहिए था 51,000, है ना, ध्यान रखना, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। और हम बाद में डिडक्शन ले लेंगे 50,000। क्या बात समझ में आती है? ऐसा भी प्रेजेंट कर सकते हो। इसको मैंने ऐसा प्रेजेंट किया। तीसरा कॉलम भी इसलिए बना लिया कि डाटा होता तो मैं कुछ लिखता, कुछ था ही नहीं, इसलिए यहाँ पर ये नील आ गया, ये नील है। क्लियर? कोई डाटा ही नहीं है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। मिस्टर राम एज 40 ईयर्स, उसने मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे की 12,000 रुपये टू इंश्योर हेल्थ ऑफ हिमसेल्फ, हिज स्पाउस एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन। साथ ही साथ उसने फादर के ऊपर खर्च किया 51,000, ये रहा डाटा, जो कि सीनियर सिटीजन भी हैं, जो कि डिपेंडेंट नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और 2400 रुपीज़ खर्च किए सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। देखा जाए तो कितनी जगह खर्च कर रहा है वो? 3 जगह खर्च कर रहा है। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये तो। मैं आपको पहले मेरे वाले फॉर्मेट से बनाता, मैं बनाता तो कितने कॉलम बनाता? 4 कॉलम, ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड और ये थर्ड। यहाँ आ जाते आपके पेरेंट्स, यहाँ जाता आप सेल्फ प्लस फैमिली, और यहाँ आता अनइंश्योर्ड प्लस सीनियर सिटीजन वाला, और ये हो गया मेरा पर्टिकुलर्स। ठीक, पहला पॉइंट मैं लिखता मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम। बताओ सेल्फ में कितना पे किया मैंने मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम? 12,000, तो यहाँ आ जाते 12। फादर के लिए कितना दिया? 51, तो यहाँ आ जाते 51, ये कॉलम लगेगा ही नहीं। सेकंड, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप है क्या? नहीं है सर। तीसरा, सीजीएस है क्या? सीजीएस है सर 2400, तो यहाँ लिख लो 2400, यहाँ दोनों लगेगा ही नहीं। अच्छा, फोर्थ, मेडिकल एक्सपेंडिचर यहाँ आना नहीं चाहिए, यहाँ आना नहीं चाहिए, यहाँ आएगा, पर है क्या क्वेश्चन में? सर क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं है, तो ये क्वेश्चन क्लोज हो गया यहीं पे बस। लाओ एक्चुअल का टोटल लगाओ, एक्चुअल का टोटल लगाओ, कितना आएगा? ये हो गया सर 14,400, ये हो गया 51,000, और ये तो लगेगा ही नहीं। लो कंपेयर करो, इसको किससे कंपेयर करोगे? 25 से। इसको किससे कंपेयर करोगे? 50 से, क्योंकि सीनियर सिटीजन है फादर, यहाँ आएगा ही नहीं। विच एवर इज लेस बोलो, 14,400 आ गया ये, और 50,000, 51 और 50, 50,000 आया टोटल। ये तो इजी क्वेश्चन था, सिंपल था, 64,400 नॉर्मल क्वेश्चन। आप चाहो तो इस मैनर में भी प्रेजेंट कर पाओ तो कर लेना, यहाँ इंटरनली एक कॉलम और बना लेना कि एक्चुअल इतना है, अलाउड इतना है, ऐसा भी लिख सकते हैं ना, जैसे ऊपर करा था कि एक्चुअल इतना है, रेस्ट्रिक्ट नहीं लिखना हो वर्ड तो अलाउड लिख दो, एक्चुअल इतना, अलाउड इतना। बोलो, कर सकते हैं, जो फॉर्मेट आपको अच्छा लगे, जो आपको इजी लगे। मुझे ये वाला ज़्यादा इजी लगता है। आईसीआई ने हालांकि ये वाला फॉर्मेट यूज़ किया है, तो आप ये वाला फॉर्मेट ही यूज़ करो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। वैसे भी हम इसका वर्किंग नोट बनाएंगे हमारी मेन एग्जाम में। आया समझ में? करके देखो कॉपी पे, मैंने करवा दिया, अब आप करो एक बार। ये एक्चुअल है, इसको ठीक कर देता हूं आपके लिए पूरे कॉलम्स। और एक कॉलम ड्रॉ कर सकते थे यहाँ पे, चाहते तो वो था एक्चुअल का, ये एक्चुअल और ये अलाउड। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि ये जो दोनों डाटा हैं ये अंदर लिख सकते हैं हम, 12,000 और 2,400, ये अंदर आ जाने चाहिए,
और यहाँ अगर ऐसा ना लिखना हो तो सीधे हम लिखेंगे 14,400, क्योंकि ये अलाउड है, लिख सकते हैं ना यहाँ पर, मैक्सिमम 25 तक अलाउड है। इस कॉलम को आप यहाँ ले सकते हो 51,000 और बाहर आ जाएगा 50, टोटल लगाएंगे तो आएगा 64,400। ऐसा हो तो ऐसा, और मैंने जो किया है ऐसा प्रेजेंटेशन देना हो तो ऐसा प्रेजेंटेशन भी आप दे सकते हो। तो होप बेटा आपको समझ में आया होगा, ईजी है, एक थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए रहता है इस पॉइंट में, क्योंकि पॉइंट बहुत सारे हो जाते हैं। लाओ एक और क्वेश्चन करवाता हूँ। मिस्टर राम जिसकी एज है 40 ईयर्स, उसने मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया 20,000। ओके चलो मैं मेरे फॉर्मेट में डाल देता हूँ डाटा, मैं मेरे फॉर्मेट में भी डाल देता हूँ एक बार डाटा, तो आपको क्लियर रहेगा। दोनों तरह से करवा देता हूँ मैं आपको इस क्वेश्चन में। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। मिस्टर राम ने मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया 20,000, तो मैं यहाँ लिख लूंगा मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम 20,000। अच्छा किस किस के लिए किया? खुद के और स्पाउस के लिए। गुड, कोई बात नहीं। ही ऑल्सो पेड मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम ₹47,000 फॉर द हेल्थ ऑफ हिज फादर। 63 है, डिपेंडेंट नहीं है, कोई बात नहीं। तो हेल्थ ऑफ हिज फादर मैं यहाँ लिख दूंगा 47,000, और मेरे को यहाँ ब्रैकेट में अपने याद रखना हो तो हम सीनियर सिटीजन लिख दें, ताकि कंपैरिजन किससे होगा, 25 से कि 50 से? सर 50 से करेंगे अब तो। वेरी गुड। साथ ही साथ उसने कंट्रीब्यूट किया 3600 सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में, तो यहाँ भी लिख दिया 3600, ये भी लिख दिया मैंने। यहाँ तो आएगा नहीं क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम का है ये तो। डन। और पढ़ो क्वेश्चन। ही इनकर्ड 3,000 इन कैश, चलेगा कैश में। काय पे किया? प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। किस किस का? हिमसेल्फ एंड स्पाउस। ओके। एंड 4,000 बाय चेक, चलेगा चेक से भी ऑन फादर। चलो इसका मतलब प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप पे उसने 3,000 खर्च किया खुद के और स्पाउस के लिए, और 4,000 खर्च किया फादर के लिए, तो टोटल हो गया कितना? 7,000। जबकि बताओ इसकी इंटरनल लिमिट कितनी है? सर इसकी इंटरनल लिमिट तो 5 ही है। मतलब अब मुझे क्या करना है? मुझे इस 7,000 का जो खर्चा इसको ऐसा एडजस्ट करना है कि मैं अपने क्लाइंट को, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं भाई, मैं अपने क्लाइंट को सबसे ज्यादा बेनिफिट दिलवा पाऊं, ज्यादा से ज्यादा रिडक्शन दिलवा पाऊं। कैसे? अब इनकम टैक्स खत्म हो गया है, मैथ्स शुरू हो रहा है, ध्यान से देखना, लॉजिकल रीजनिंग आपने पढ़ा हुआ है। 7,000 में से मुझे मालूम है मैक्सिमम रिडक्शन में कितनी अलाउ करूंगा? 5,000। बताओ पहले कहां लूं, पहले कहां लिया जाए? देखो सर, अगर हम बात करें प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप की तो मैक्सिमम 5 है, यहाँ पे खर्चा है 3, यहाँ पे खर्चा है 4। अब अगर मैं कॉम्बिनेशन में यहाँ 3 ले भी लूंगा तो कितना होगा? 20 + 3 + 3, तो ये हो जाएगा 26,600। जबकि मुझे डिडक्शन तो कितनी मिलेगी? 25,000 की मिलेगी। क्या मैं यहाँ 1,600 ज्यादा लेके बेवकूफ़ी कर रहा हूँ? हाँ सर 1,600 ज्यादा लेके बेवकूफ़ी कर रहे हो, क्योंकि वेस्ट हो रहा है। तो हम इस 3,000 में से कितना लें? सर मुझे यहाँ सिर्फ 1,400 की जरूरत है, तो 1,400 ले लो, ताकि ज्यादा से ज्यादा इस 4,000 में से मैक्सिमम बेनिफिट कितना चला जाए इधर? 3,600। टोटल लगाओ 5 हो गया। क्या ये क्या करा मैंने? देखो डाटा देखा। अब ये मैं आपको सिखा नहीं सकता, ये तो आपको आपके जो फिगर्स उस समय रहेंगे क्वेश्चन में उससे तय करना। जैसे मेरे अभी करंट फिगर्स क्या थे? 20,000 + 23,600 तो ही रहा था, मेरे को सिर्फ गैप कितने का? 1,400 का था। मैं अगर यहाँ ज्यादा ले भी लूंगा तो वो वेस्टेज ऑफ डिडक्शन है, तो मैंने एग्जैक्ट यहाँ पर ये ना लेते हुए सिर्फ 25,000 एग्जैक्ट ली, तो ये मेरा एक्चुअल हो गया, ये मेरी डिडक्शन हो गई। 1 और 2 कॉलम में से हम लेते हैं 1 या 2 विच एवर इज लेस, तो मेरी डिडक्शन हो गई 25,000। पर मैं जानता था मेरे फादर सीनियर सिटीजन है, उनको डिडक्शन कितनी मिलेगी? 50,000 की। मेरे पास ऑलरेडी अमाउंट कितना है? 47,000 तो है। मेरा गैप कितना हो रहा है? 3,000, तो मैं 3,000 ले लेता हूँ यहाँ पे। 3,600 लेऊंगा तो मिलेगी थोड़ी ना, ले लो भले। आप लिख लो यहाँ पे 3,600 आपने यहाँ क्लेम कर ली, तो टोटल बोलो ये हो गया 50,600। कितना क्लेम कर पाओगे? सर 50 कर पाएंगे। बहुत बढ़िया। तो इस क्वेश्चन की खास बात, आपको प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप को कैसे एडजस्ट करते हैं ये सिखाया, और ये आपको फिगर टू फिगर चेक करना है। एक और एग्जांपल वापस से, ये 3,000 की जगह मैंने 1,400 क्यों लिया? क्योंकि ये ऑलरेडी था। अब मान लो ये नहीं होता तो क्या करते? सपोज सिर्फ एक ही डाटा होता मेरे पास 20,000 का, तो आप क्या करते? सर फिर पूरा 3,000 यहीं ले लेते, क्या दिक्कत है? तो भी टोटल आता 23, तो ये पूरी डिडक्शन मिल ही जाती मेरे को। तो फिर यहाँ कितना आता? फिर यहाँ ये नहीं आता, फिर यहाँ सिर्फ 2,000 बचते ना। 5 की डिडक्शन है प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में, 3 अगर यहाँ ले लिया तो यहाँ 2 बचेगा, तो यहाँ टोटल आता 49,000। आपको एडजस्ट करना है डाटा, जो सबसे ज्यादा आपको डिडक्शन दिलवाए वैसा फिगर आपको इन दोनों के बीच में सेट करना पड़ेगा। क्या मेरी बात समझ में आई? चेक करो एक बार मैंने ये क्या करा।
मान लो यहाँ सिर्फ 20,000 है, तो मैं यहाँ 3 पूरा ले लूंगा ताकि यहाँ 23 हो जाए, और 23 पे मुझे पूरी 23,000 की यहाँ डिडक्शन मिल जाएगी, बहुत बढ़िया रहेगा। अब यहाँ 47 तो ऑलरेडी है, अब 2 ही ले पाऊंगा ना, 3 यहाँ ले चुका हूँ तो यहाँ 2, यहाँ अगर 1600 लिया तो यहाँ पर 34 तो ही ले पाऊंगा। ये आपको एडजस्ट करना रहेगा दोनों के बीच में डाटा बेटा, ये मैथमेटिक्स है। इसका इनकम टैक्स वाले कुछ नहीं बोल रहे हैं कि कैसे एडजस्ट करना है, आपको चॉइस दे रखी, जैसे एडजस्ट करना हो करो। क्या मेरी बात समझ में आई? वापस से इस क्वेश्चन को करवा रहा हूँ, ध्यान से देखना। आपका एक्चुअल था यहाँ 20, यहाँ था 47, 47, यहाँ था आपका 3,400, 3,400 था ना, 3600 था, सॉरी 3,600, और यहाँ कुछ भी नहीं है। अब मुझे डिसाइड करना था कि ये जो 5,000 की मैक्सिमम डिडक्शन है, मेरे पास अमाउंट है यहाँ पे 3,000 और 4,000, टोटल है 7,000, मेरे को चाहिए 5। मुझे दिख रहा अगर मैं यहाँ 3 लूंगा तो वो वेस्ट हो जाएगा, तो मैंने यहाँ लिया सिर्फ 1400 रुपीज़, 3 की जगह कितना लिया 1400, मतलब 5,000 में से मैंने अगर 1400 यूज़ करे तो अब कितना बच रहा है 3600 में यूज़ कर सकता हूँ पेरेंट वाले कॉलम में। पहले ये चेक करो पेरेंट ने पे कितना करा है, पेरेंट में पे हुआ है 4,000, मान लो पेरेंट में पे ही 2 होता तो आप समझ गए कि फिर यहाँ 2 से ज़्यादा नहीं लेते तो यहाँ ज़्यादा लेते। ये आपको एडजस्ट करना है। यहाँ 4 था, 3600 का बैलेंस बच रहा है तो मैंने पूरा 3600 यहाँ ले लिया। देख लो हो गया क्या 5,000 बराबर, डन। टोटल लगा लो, ये हो गया 25, ये हो गया आपका 50,600। डिडक्शन बोलो, नॉर्मल डिडक्शन 25, एडिशनल मिलेगी क्या 25 की? नहीं सर, कोई भी सीनियर सिटीजन नहीं है। चलो यहाँ बोलो, यहाँ 25 और 25 कितनी मिलेगी सर? 50 की मिलेगी। लाओ कंपेयर करो 1 और 2 विच एवर इज लेस, तो यहाँ तो 25,000 ही आएगा, 1 और 2 दोनों सेम हो गए, क्योंकि यहाँ बोलो 50,600 और 50, तो कितना लेंगे सर? 50,000 ही लेंगे। टोटल डिडक्शन फाइनल आंसर 80D का कितना आएगा? 75,000। चेक करते हैं इन्होंने कैसे किया। 1 मिनट आप देख लो आराम से, आप देख लो आराम से, ये कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस लगेगा बेटा, 80D में प्रैक्टिस लगती है, उसके बाद ये चीज़ें याद होने लग जाती हैं हमको। अब मैं आपको इस क्वेश्चन का प्रेजेंटेशन ऐसे दिखा देता हूँ कि एक्चुअल कितना है और अलाउड कितना है। हमने लिखा सेल्फ 20,000, ये 3600 लिख लिया। अब 3,000 टोटल है पर हम अलाउ कितना कर रहे हैं? 1400। यहाँ 4,000 टोटल है तो हम अलाउ, यहाँ मैंने आपको 3600 लिखवाया ताकि आप समझ पाओ कि इन दोनों को मिला के 5 हो जाएगा। आप डायरेक्टली चाहो तो यहाँ 3 ही लिखो, क्योंकि मैक्सिमम तो 50 ही देना है। बोलो आई बात समझ में? ये नोट भी लिखा है कि 1400 दिया इसीलिए क्योंकि ये 25 से ज़्यादा तो हो नहीं सकता था ये वाला। आप यहाँ पर अगर 3,000 लिख लोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, कि ये टोटल फिर कितना हो जाएगा? ये टोटल हो जाएगा आपका 26,600, जबकि मैं अलाउ कितना करूँगा? 25,000 ही अलाउ करूँगा। तो बेटर है मत करो, यहाँ ज़्यादा कर लो, ज़्यादा डिडक्शन जिसमें मिले वो कर लो। बोलिए बेटा, बात समझ में आई? ये वर्किंग नोट है, आप पढ़ना। तो बेसिकली हमने 5,000 में से 4,400 की डिडक्शन यूज़ की प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप की, चलेगा। इस पर आप दुख नहीं मनाना है कि 600 रुपये यूज़ नहीं कर पाए, कोई बात नहीं। जितनी डिडक्शन मैक्सिमम अलाउड थी वो पूरी आपने यूज़ कर ली। क्लियर है? बात समझ में आई? चलो, ये हुए आपके 80D के पूरे सेक्शंस मैंने आपको करवा दिए, क्वेश्चंस भी करवा दिए। अब आप इनकी प्रैक्टिस करना। मैं आपको आपके मॉड्यूल दिखा देता हूँ, मॉड्यूल में यही सब लिखा हुआ है। मॉड्यूल में एक जो नई बात लिखी वो समझ लो ताकि ये पूरा पार्ट खत्म हो। ध्यान से सुनो, एक क्वेश्चन भी है मेरे पास, लाओ क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले, अपन ने जो छोड़ा था। ये क्वेश्चन बोलो, मिस्टर राम जिसकी उम्र है 45 साल, उसने 90,000 लमसम में प्रीमियम पे कर दी। ये क्या होता है लमसम? एक साथ। कितने साल की? 3 साल की एक साथ करी, मतलब ईयरली पे नहीं की, उसने लमसम में एक साथ 3 साल की मेडिकल इंश्योरेंस एक साथ पे कर दिया। 1/5/19 को, 1 मई 2019। अब क्या हुआ? अब 3 प्रीवियस ईयर हो गए मेरे पास, 1920, 2021, 21-22। इसने ये 3 प्रीवियस ईयर के लिए आज एक साथ 90,000 रुपये पे करे। आप मुझे बताओ, क्या मैं उसको एक साथ 90 से कंपेयर करके दिखाऊंगा 25,000 को या 50,000 को? नहीं सर, ये 3 साल का है। हम क्या करें? हम प्रोपोर्शनेट कर लें। कितना? 1/3। ये देखो, तो 1920 का कितना आएगा? देखो 1920 का आएगा कितना? 30,000। मैक्सिमम कितना अलाउड है? 25। तो विच एवर इज लेस, तो हम कितना अलाउ करेंगे? 25। तो ये एक नया रूल दिया गवर्नमेंट ने। आजकल बहुत सारे लोग, कुछ बेनिफिट मिलता है ना लमसम पे करने पे, प्रीमियम कम हो जाती है, इस चक्कर में एक साथ पे कर देते। तो गवर्नमेंट बोल रही हम तो फ्रैक्शन में अलाउ कर पाएंगे ना। आप लेना चाहोगे कि आप ऐसा कंपेयर करना चाहोगे कि 90,000 और 25,000 विच एवर इज लेस? ना ना ना, बहुत नुकसान है, वो भी एक ही साल में, तो अगले साल क्या करूंगा?
अगले साल 2021 में कहाँ जाएगी डिडक्शन, और 21 22 के अभी आज ही पे कर दिया है, इसकी डिडक्शन कहाँ जाएगी। तो बेटर है बॉस, गवर्नमेंट ने अच्छा रूल बनाया कि आप फ्रैक्शन करो, फ्रैक्शन से कंपेयर करो। तो 30 और 25, अगर ये 5 साल का होता तो मैं करता 90 डिवाइडेड बाय 5, बोलो हाँ या ना, ये आता आपका 16,000। तो हम कंपेयर करते 16 और 25, विच एवर इज लेस, तो हम 16 लेते। 5 साल तक 16 की डिडक्शन आपको मिलती रहेगी। समझ में आई बात। तो हर साल का लॉ देखते जाएंगे, पर अभी हाल फिलहाल तो फ्रैक्शन लेंगे। फ्रैक्शन लिया 30,000, ये देखो ये कहां लिखा, पढ़े। इन केस वेयर मेडिकल प्रीमियम इज पेड इन लमसम, इन केस वेयर मेडिकल प्रीमियम इज पेड इन लमसम फॉर मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज्यादा, किसने, इंडिविजुअल ने अपने लिए, पेरेंट्स के लिए, किसी के लिए भी करा, और एचयूएफ ने अपने किसी भी मेंबर के लिए करा, तो रिडक्शन कैसे अलाउड होगी, मेन लाइन क्या, इक्वल टू अप्रोप्रिएट फ्रैक्शन। अब क्वेश्चन आया सर व्हाट डू यू मीन बाय अप्रोप्रिएट फ्रैक्शन, बहुत सिंपल, 1 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स, 1 मतलब जितना पे कर रहे हो, अभी कितना पे किया था 90,000, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स 3, बोलो हाँ या ना। रेलिवेंट का मतलब बता दिया, रेलिवेंट मतलब जिस साल पे किया प्लस जितने बाद के सालों के लिए, तो अभी 3 साल में कौन कौन से साल थे, 19-20, 20-21 और 21-22, ये 3 साल के लिए था, तो रेलिवेंट प्रीवियस ईयर कितने हुए, 3। बहुत इजी है मैथमेटिक्स से, ऐसा कुछ खास नहीं है। चलो अब ये ऊपर वाली लाइन जो आपके पेज नंबर 7.30 पे थी, इसको समझ लो, जो मैंने आपको समझाया था। मैंने बोला था ना 1 + 2 and 2 + 3, 1 + 3 and 2 + 3 कैन नॉट एक्सीड 50,000, ये वही वाली लाइन है, 1 + 3 and 2 + 3 कैन नॉट एक्सीड 50,000। ओवरऑल 1 लाख से ज्यादा की मैं आपको 80D में डिडक्शन किसी भी हालत में नहीं दे पाऊंगा, और ये एक टेबल भी बना हुआ है। नॉर्मल डिडक्शन 25-25, सीनियर सिटीजन हो तो 50-50, क्लियर, समझ में आया। और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप की इंटरनल लिमिट कहाँ दी हुई है, नीचे दी हुई है, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप की इंटरनल लिमिट 5,000, और उन्होंने ये भी बोल दिया जो भी मेडिकल खर्चा कर रहे हो उसकी लिमिट 50, और फिर आखिरी में क्या बोला, ये उन्होंने 3 कॉलम दिए आपको यहाँ टेबल में भी, 1 + 2, 1, 2 and 3, क्या बोला आखिरी में, 1 and 3 कैन नॉट एक्सीड 50,000 एंड 2 and 3 कैन नॉट एक्सीड 50,000। बहुत सिंपल रीजन, या तो आप यहाँ आओगे या आप में से कोई व्यक्ति यहाँ आ जाएगा, ऐसी पेरेंट में से कोई एक यहाँ आ सकता है तो कोई एक यहाँ आ सकता है, तो कॉम्बिनेशन आखिरी में बनाना पड़ेगा, और मैक्सिमम डिडक्शन कितनी दूंगा मैं, 1 लाख की। तो ये पूरा बेटा 80D का पार्ट यहाँ तक खत्म हो गया है। अच्छे से हाथों हाथ प्रैक्टिस कर लेना 80D की, फुल लेंथ क्वेश्चन नहीं आता अलग से 80D का, पर आ जाए तो 2-3 नंबर में कोई दिक्कत नहीं है, वरना 80D पूरे फुल लेंथ क्वेश्चन का पार्ट बनेगा, किसी क्वेश्चन में ऐड होगा तो वो ईजी हो जाएगा आपको। क्लियर। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कैसे शिफ्ट करना है वो आपका मुद्दा है, वो आपको डिसाइड करना है क्वेश्चन का फिगर या डाटा देखते हुए, वेस्टेज नहीं हो आपकी डिडक्शन। डन। तो इसको पढ़िएगा हाथों हाथ, हाथों हाथ ये डिडक्शन पढ़ना, क्योंकि ये कहीं भी एक लाइन देंगे, टीटीए टीटीबी एक लाइन देंगे आपको इंटरेस्ट इनकम दे देंगे, आपको सोचना है कि क्या मैं टीटीए या टीटीबी में इसकी डिडक्शन ले पा रहा हूँ। क्लियर है। चलिए कल फिर मिलेंगे आगे की बच्चे भी डिडक्शन के साथ। थैंक यू।